नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड ऑफ द मैगोस वर्ल्ड के एक और नए एपिसोड में। पिछले चैप्टर में हमने देखा कि कैसे डार्क एट और क्रोमैटिक ड्रैगन टेमाट ने मिलकर डेमन आर्मी को एक मैसिव ट्रैप में फंसा लिया था और लेलिन ने एसेसिन एक सिक्स आर्म्ड मैरोलिथ को डिस्ट्रॉय कर दिया था। लेकिन आज देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है बैटलफील्ड के एक बहुत ही वायलेंट जोन से, जहाँ एक विशाल बैलोर डेमन जिसका नाम है जेस्ट्रिक, एक ऑर्थन ग्रेटर डेविल की डेथ बॉडी पर खड़ा होकर चिल्लाता है, मैं मैं जेस्ट्रिक सबसे पावरफुल हूँ। ऑर्थोन के स्नीक अटैक से जेस्ट्रिक के चेस्ट को कंप्लीटली मेस बना दिया था और उसके स्केल्स फट चुके थे। फ्लैश और ब्लड बह रहा था और अंदर से उसकी पेल बोन और हार्ट साफ नज़र आ रहे थे। लेकिन डेमोन्स के लिए ये इंजरीज फैटल नहीं थी। जेस्ट्रिक एक नोबल ब्लड लाइन का पावरफुल डेमन था। वो इवोल्यूशन के बिल्कुल करीब था, थ्रेशोल्ड पर था। उसके बॉडी पर ब्लड रेड एनर्जी और लावा लाइक ब्लड वेसल कवर हो चुके थे। उससे बस एक और हाई लेवल ओपोनेंट का सोल और फ्लैश चाहिए था, ताकि एबियस का वर्ल्ड खुश हो जाए और वो डेमोन्स के एब्सोल्यूट पीक एक फ्लेम बेलोर में इवोल्व हो सके। आसपास के छोटे डेमोन्स और डेविल्स जेस्ट्रिक के पावर को स्टील करने के लिए आते हैं, लेकिन जेस्ट्रिक उन सभी को क्रश करके टाइनी बिट्स में फाड़ देता है। वो आसमान की तरफ देखकर रोर करता है, आओ आओ, मुझे थोड़ा और फ्लैश और सोल दो ताकि मैं एडवांस कर सकूं। तभी यहाँ पर अचानक एक स्पेल लाइट चमकती हैं, होल्ड मॉन्स्टर, और जेस्ट्रिक का इनरेज्ड रोर वहीं रुक जाता है। शैडो में से अपना हीरो लेलिन अपने हॉर्न डेविल लिसियन के रूप में बाहर निकलता है। लेलिन बिना कोई मौका दिए कंटिन्यूज स्पेल कास्ट करता है, फायरबॉल, ग्रेट इंटेलमेंट और समन डेविल। लेलिन के लोअर डेविल अंडरलिंग अपीयर होते हैं और बेलोर पर अटैक कर देते हैं। जेस्ट्रिक गुस्से में चिल्लाता है, कंसीलिंग स्पेल और स्निक अटैक, तुम डेविल कितने कितने रूथलेस, कितने पागल हो। लेलिन यहाँ पर बोलता है, मैं वैसे भी एक डेविल हूँ, मैं क्या यहाँ नाइट बनने का नाटक करूँ। लेलिन आगे बढ़कर एक डार्क डैगर एकदम सीधे बेलोर के आई में घोंप देता है। जेस्ट्रिक यहाँ पर दर्द से चिल्लाता है और उसके आई से इतने भयंकर फ्लेम निकलते हैं कि लेलिन का डैगर तक यहाँ पर मेल्ट हो जाता है। जेस्ट्रिक का इवोल्यूशन प्रोसेस गुस्से में स्टार्ट हो जाता है। वो एक लेजर डेविल को पकड़कर बर्निंग टॉर्च बना देता है और इंटेंस फ्लेम अनलिश करता है। लेलिन के ज़्यादातर अंडरलिंग इंस्टेंटली जलकर मक्खन की तरह पिघल जाते हैं। लेलिन देखता है कि बेलोर अब पूरी तरह बरजक हो चुका है और एग्जैक्ट फ्लेम बेलोर जैसा बर्न कर रहा है। लेलिन तुरंत ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्क्रॉल यूज करके फोर्ट्रेस वॉल की तरफ भागता है। जैस्ट्रिक अपनी एक बची हुई आंख से लेलिन को भागते हुए देखता है और ब्लाइंड रेज में उसका पीछा करता है। बे डेविल, भाग क्यों रहा है डेविल। लेकिन जैसे ही जेस्ट्रिक फोर्ट्रेस वॉल के पास पहुंचता है, बैंग, जमीन अचानक कोलैप्स हो जाती है। लेलिन ने पहले से ही वाइस कमांडर हानालिन को बोलकर वहां एक डीप गड्ढा ट्रैप सेट करवाया था। जेस्ट्रिक उस गहरे गड्ढे में गिर जाता है और हानालिन के साथ बाकी डेविल आकर उस पर डायमेंशन स्कैन, वाटर शावर और आइस ब्रेथ जैसे फ्रीजिंग स्पेल की बारिश कर देते हैं। हानालिल लेलिन के पास आकर रिस्पेक्ट से वो करती है। वो हैरान थी कि लेलिन ने इतने डेंजरस बैलर को इतने स्मार्टली ट्रैप में फंसा लिया। लेलिन आइस में जमे हुए बैलर को देखता है और मेंटली पूछता है, ए चिप, डाटा गैदरिंग कैसे चल रही है। बिप, सैंपल ऑप्टेंड, फिजिकल एंड सोल स्कैन कंप्लीट। डाटा मिलते ही लेलिन कोल्ड वॉइस में बोलता है, ओके, अब तुम मेरे किसी काम के नहीं। लेलिन आगे जंप करता है और एक थिन ब्लैक लाइन बेलोर के नेक पर उधर उससे गुजार देता है। एक इंटरवेंट सोल अटैक था ये। जेस्ट्रिक का केओटिक आई को कम्प्लीटली लाइफलेस बना देता है। जेस्ट्रिक मरते हुए यहाँ पर बोलता है, ये इम्पॉसिबल है, ये मैं सबसे पावरफुल डेमन हूँ, मुझे फ्लेम बैलोर बनना था। जेस्ट्रिक के मरते ही एक मैसिव अमाउंट में सोल एनर्जी लेलिन के बॉडी में फ्लो होने लगती है और उसे बैलोर नाइन हेल की वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स का फेवर फील होता है। लेलिन मन ही मन कैलकुलेट करता है, ब्लड वार वाकई इवॉल्व होने का सबसे बेस्ट तरीका है। अगर मैं असली डेविल होता तो इस सिंगल किल से मुझे एडवांस करने के लिए रिक्वायर्ड
ज़्यादातर सोल एनर्जी मिल जाती है। इसके साथ ही लेलिन को ब्लड वार का सबसे बड़ा सीक्रेट समझ आता है। नाइन हेल बैटोर में मरने वाले किसी भी डेविल के थ्रू ट्रू डेथ होती है। उन्हें रिवाइव नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि आर्च डेविल एस्मोस्टियस खुद भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। इसका मतलब डार्क एट ने इतना बड़ा रिस्क सिर्फ छोटे मेरिट के लिए नहीं, बल्कि किसी बहुत ही ग्रैंड प्राइज के लिए उठाया है। यहाँ पर तभी रम्बल के साथ बैटलफील्ड के सेंटर में एक टेरिफाइंग एक्सप्लोजन होता है। फ्लेम का एक जाइंट स्टॉर्म मशरूम क्लाउड बनाकर सब कुछ टीयर कर देता है। ये फ़िल्म वैलोर का डेथ सेल्फ डिटोनेशन था। एक के बाद एक 4 मैसिव एक्सप्लोज़न होते हैं। डार्क एट के पिट फेंड ने 4 फ्लेम वैलोर को मार गिराया था। पिट फेंड ने ग्रेटर टेलीपोर्टेशन से खुद को बचा लिया, लेकिन बाकी के डेमॉन्स और ग्रेटर डेविल्स उस एक्सप्लोजन में पिस गए, मर गए। फ्लेम बेलोर की डेथ देखते ही डेमन आर्मी की सुप्रीम कमांडर स्कूबस रेड सॉर्ड, जो एबीएस की मतलब न इनकूबस किंग की बेटी थी। अच्छा, तो बेटी है ये, सुप्रीम कमांडर है, एबीएस की बेटी है, किंग की बेटी है। 4 पीठ फेंड के यहाँ पर ना सेवर इंजरीज के साथ आसमान में ट्रायल छोड़ते हुए एकदम भाग निकलती है वो, मतलब भाग गई। डेमन आर्मी का मोरल कंप्लीटली ब्रेक हो जाता है। डेविल बचे हुए वीक डेमन का ब्रूटल मास्केयर कर देते हैं। बैटल खत्म होने पर क्रोमैटिक ड्रैगन टेमाथ वॉल के गैप पर खड़ी दिखती है। उसका इनोरस बॉडी बर्न मार्क से भरा था और उसके साथ आए मेल ड्रैगन में से एक का सर कटा हुआ था। लेकिन रिवार्ड के रूप में ए ड्रैगन ने ब्रॉन्ज सिटाडेल का कंप्लीट कंट्रोल टेमाट को हैंडओवर कर दिया। लेकिन ये देखकर तुरंत कॉन्स्पिरेसी यहाँ पर चलने लगी। एस्मोस्टेस ने ओवर 1000 साल तक ब्रॉन्ज सिटाडेल पर कंट्रोल रखने के लिए प्लानिंग की थी। अब वो इतनी आसानी से इसे टेमाट को सौंप रहा है। एक डेविल भी बता सकता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। डेविल सिर्फ तभी ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं जब उन्हें इससे इससे बहुत बड़ा प्रॉफिट मिलने वाला हो। वार ख़त्म होते ही डेविल आर्मी के टेम्पररी कॉन्टैक्ट एंड हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जो भी थे एंड हो गए। बाकी सभी डेविल्स की मेंटल ऑर्डर और इंडिविजुअल स्कीमिंग वापस आ जाती है। लेकिन ब्रॉन्ज सिटाडेल छोड़ने से पहले नाइन हेल का सबसे मेन इवेंट होता है सेटलिंग अचीवमेंट एंड सिंस। डेविल के समाज में हायरेसी बहुत ही मतलब स्ट्रिक्ट होती है। डेमोन्स की तरह सिर्फ सोल एनर्जी एब्जॉर्ब करके कोई भी डेविल रैंडम इवॉल्व नहीं हो सकता। उन्हें प्रमोशन के लिए अपने डायरेक्ट सुपीरियर का अप्रूवल चाहिए होता है। ब्रॉन्ज सिटाडेल के एक्सपेंसिव स्क्वायर में एक सुप्रीम कोड लगाया जाता है। पहले बारी आती है उन अनलकी डेविल की जिन्होंने बैटल में नेगेटिव इम्पैक्ट डाला था। प्रिजनर रॉ में और लेमोरस इम्स बारबोजू और कुछ ग्रेटर डेविल तक खड़े थे वहाँ पर। उन सभी के फेस पर न एक ही फीलिंग थी, एब्सोल्यूट टेरर। डार्क एट में से एक मेंबर जापान, इसका नाम ही है जापान, अपना हैवी गैवल हमर करता है और बोलता है, मैं तुम सभी को गिल्टी डिक्लेयर करता हूँ, तुम्हें डिमोट किया जाता है। एकदम गैवल स्ट्राइक करता है वो और क्रिप्स साउंड होता है। नाइन हेल के लॉज एक्टिवेट होते हैं। क्रिमिनल डेविल्स दर्द से चिल्ला उठते हैं। एक इनविजिबल फोर्स उनके बॉडी को फाड़ देता है। डिमोनेशन डेविल्स के लिए सबसे हॉरिफाइंग टॉर्चर होता है, क्योंकि इसमें उनकी इंटेलिजेंस और सैनिटी का एक हिस्सा खा जाते हैं। उन्हें फटे हुए बॉडी से थाउजेंड ऑफ हेल वर्म क्राउल करके बाहर निकलते हैं उनके, और उन्हें लोअर रैंक क्रिएचर जैसे स्पिनोग लेमरू में कन्वर्ट कर देते हैं। उनके फोरहेड पर सिंबल ऑफ सेम ब्रांड कर दिया जाता है ताकि वो जिंदगी भर सिर्फ सबसे लोअर टैक्सी कर सकें। डिमोनिशन कोर्ट खत्म होने के बाद यहाँ पर ये सब खत्म होने के बाद बेल्ज फोन आगे आता है और डिक्लेयर करता है अब प्रमोशन की बारी है। प्रमोशन नाइन हेल में फेस्टिव ओकेजन होते हैं। इसमें डार्क एट खुद सुपीरियर अथॉरिटी की तरह एक्ट कर रहे थे और ब्लड वार से एक्यूमुलेट हुई मैसिव सोल एनर्जी का यूज कर रहे थे। डेविल की हायरेसी सीक्वेंस सिंपल होती है। लोअर डेविल्स लेमोरुस स्पिनोज और लेजर डेविल्स होते हैं। ब्रेडेड डेविल्स इम्स स्टील डेविल एमजू स्कूबी ये सब, और ग्रेटर डेविल होते हैं बोन डेविल ऑर्थोन्स बारबाजू आइस डेविल हॉर्न डेविल्स डोगाई।
और पीक पे होते हैं पिटफेंड। पीक में एब्सोल्यूट पीक है ये। प्रमोशन सेरेमनी के वक्त बॉडी कंप्लीटली ब्रेकडाउन होती है और एक न्यू स्ट्रॉन्गर फ्लैश मोल्ड किया जाता है। ये प्रोसेस भी उतना ही ब्लडी और पेनफुल होता है, लेकिन इंटेलेक्ट इंटैक्ट बहुत ज़्यादा सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, ताकतवर भी हो जाते हैं। इस प्रमोशन सेरेमनी में लेलिन की वाइस कमांडर हाना लेल को सबसे बड़ा लिप मिलता है। बेलोर के अटैक के वक्त बाकी लोअर डेविल्स मर चुके थे, इसलिए हानानेल का मेरिट सेकेंड हाईएस्ट था। हानानेल डायरेक्ट प्रमोट होकर एक पावरफुल एडोनियस बन जाती है। लेलिन मनी मन सोचते हुए स्माइल करता है। हानानेल उसका पुराना बॉस शायद सिर्फ एक स्कूबस था। अब जब हानानेल उसे ज़्यादा पावरफुल एडोनियस बनकर वापस जाएगी, तो उनके बीच कितना बड़ा रुकुस और बिट्रियल गेम शुरू होगा। डार्क एट सभी डेविल को ओपन हैंडेड प्रमोशन दे रहे थे। बाकी सभी डेविल्स डार्क एट की तरफ में तारीफ में बेलोवेंट कमांडर और जेनेरिस मास्टर के स्लोगन लगा रहे थे। लेकिन लेलिन अपनी शार्प इनसाइट से इसके पीछे का असली गेम समझ जाता है। डार्केट बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। ये ऐसे मेरिट को भी पास कर रहे हैं जो इफ़ी है और उनके ओरिजिनल सुपीरियर के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे। जब ये सारे प्रमोटेड डेविल अपने ओल्ड बॉसेस के पास वापस जाएंगे, तो पूरे बैटोर में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट और सिविल अनरेस्ट फैल जाएगा। डार्क एट जानबूझकर नाइन हेल में क्योस क्रिएट कर रहे थे ताकि ओरिजिनल आर्च डेविल का ध्यान भटक सके। इसी बीच लेलिन का टेम्पररी सीनियर ऑफिसर बेल्जाफोन डायरेक्ट लेलिन के सामने आकर खड़ा होता है। बेल्जाफोन पब्लिकली लाउड वॉइस में बोलता है, ब्रेव वॉरियर, तुमने एक इवॉल्विंग बेलोर को किल किया है। तुम्हारा ये सिंगल अचीवमेंट इतना बड़ा है कि तुम्हें एक पिटफेंड बना दिया जाए। मतलब सुने यहाँ पर ना सारे डेविल हैरान हो जाते हैं जो जो सुना था। हॉर्न डेविल से डायरेक्ट पिटफेंड बनना एक अल्टीमेट ड्रीम होता है। लेकिन तभी बेल्जाफून अपने फेस पर फेक सोरो लाते हुए बोलता है, लेकिन अफ़सोस, तुम्हारा परमानेंट सुपीरियर ग्रीडी एल्जोक एक इंसेनली जेनल एकदम जेलस पर्सन है। जब तक वो तुम्हारे एडवांसमेंट को अप्रूव नहीं करता, हम रूल्स के मुताबिक तुम्हें पिटफील्ड में प्रमोट नहीं कर सकते। बेल्जफ उनके ये बोलते ही सराउंडिंग सभी डेविल्स लेलिन को रिडिकुल और पिटी भरी नज़रों से देखने लगते हैं। बेल्जेफुन ने बहुत ही क्लेवर पॉलिटिकल ना प्ले किया था। ऑन पेपर उसने लेलिन के इमेंस मेरिट को पब्लिकली रिकॉग्नाइज कर दिया, लेकिन ब्लेम लेलिन ने मतलब जो ब्लेम है ना लेलिन के बॉस एल्जोक पर डाल दिया। इससे दो चीज़ें हुई। सभी डेविल को लगा कि लेलिन के पास टैलेंट तो है, लेकिन उसकी किस्मत और बॉस खराब था। लेलिन और उसके बॉस एल्जोक इसके बीच परमानेंटली यहाँ पर दुश्मनी क्रिएट हो गई। बाकी सारे डेविल अगर लेलिन की जगह होते, तो गुस्से और ह्यूमिलेशन से पागल हो जाते। लेकिन लेलिन लेलिन मन ही मन हंस रहा था। लेलिन कोई रियल डेविल नहीं था जिससे पिटफेंड बनने के लिए बेल्जेफुन की वैलिडेशन या बेटोर के प्रमोशन सिस्टम की ज़रूरत होती है। उसका गोल था ब्लड वार से सीक्रेट इंफॉर्मेशन, ए चिप, बायोलॉजिकल डाटा और वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स के बिहेवियर को स्टडी करना। लेलिन साइलेंट रहकर बेल्जेफुन के ड्रामेटिक शो को देखता है और सोचते हैं, ये पिटफेंड वाकई पॉलिटिक्स और स्कीमिंग के मास्टर हैं। लेकिन मुझे पिटफेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा असली फोकस अब इस वार के बाद हिडन कॉन्स्पिरेसी को अनकवर करना है। लेलिन ने यहाँ पर इंस्टेंटली समझ जाता है कि बेल्जेफून उसे मैनिपुलेट कर रहा है। इफ़ लेलिन वाज अ रियल डेविल, वो अपने बॉस एजलोक के खिलाफ एक्सट्रीम हेट्रेट से भर जाता, क्योंकि किसी की इवोल्यूशन रोकना नाइन हेल में सबसे बड़ी दुश्मनी मानी जाती है। बैटोर में वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स लिमिटेड होती हैं, इसलिए पिटफेंड की संख्या फिक्स्ड होती है। कोई भी सुपरवाइजर इजीली अपने सबॉर्डिनेट को पिटफेंड बनने नहीं देता। बेल्जेफुन ने ये आग जानबूझकर लगाई थी। तभी बेल्जेफुन जो अब एक ह्यूमन फॉर्म एकदम ले चुका है, एक ग्लोइंग क्रिस्टल निकालता है और लेलिन को देता है। ये लो लेसियन, तुम इवॉल्व नहीं हो सकते, लेकिन इस होली स्पिरिट एनर्जी क्रिस्टल को अपने पास रखो। इसकी एनर्जी तुम्हें एक पिटफेंड बनने के लिए काफ़ी है। बेल्जेफुन बिल्कुल एक काइंड लीडर बनने का नाटक कर रहा था। लेलिन मनी मन डिस्कास्ट फील करता है, लेकिन सरफेस पर हम्बल होकर बोलता है, थैंक यू माय लॉर्ड। बेल्जेफून स्माइल के साथ उसे अपने प्राइवेट डाइनिंग हॉल के अंदर डिनर में इनवाइट करता है।
और यहाँ पर डिनर से पहले लेलिन की वाइस कमांडर हानानिल उससे अलविदा कहने लगती है। हानानिल अब डायरेक्ट इवोल होकर एक गॉर्जियस एर्नियस बन चुकी थी। उसके ब्लैक विंग्स और एंजेलिक फिश उससे और भी सेडेक्टिव बना रहे थे। लेकिन लेलिन उसकी पर्सनैलिटी में आए शार्प चेंज नोटिस कर लेता है। हाना लेल अब लेलिन को एज एन इक्वल ट्रीट कर रही थी। डायरेक्ट मल्टीपल रैंक्स जंप करने के कारण अब उसके सुपीरियर सेम लेयर पर उसके सबसे बड़े एनिमीज बन चुके थे। हाना लेल लेलिन से बोलती है, गुड बाय लेसियन, मैं सिक्स्थ हेल वापस जा रही हूँ। मेरी सुपीरियर कॉपर सिटाडेल की मैडम टैचर हैं, तुम वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हो। लेलिन उसके रूट को मेमोराइज कर लेता है। लेलिन जानता है कि सिक्स्थ हेल की अल्टीमेट रूलर है काउंटेस है। लेलिन सोचता है आगे चलकर अगर सिक्स्थ हेल में कोई काम पड़ा तो हानानेल एक यूजफुल कांटेक्ट हो सकती है। हानानेल वहाँ से डिप यहाँ पर चली जाती है और लेलिन देखता है कि ब्रॉन्ज सिटाडेल के वॉल्स पर ड्रैगन और जैकल्स हेड क्रेचर मूवमेंट कर रहे हैं। ब्रॉन्ज सिटाडेल का ट्रांसफर ऑर्डर स्टार्ट हो चुका था। लेलिन बेल्जेफून के यहाँ पर ना अंदर इंटर करता है डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल के एक्सट्रीम डार्क और ग्रैंड था यहाँ पर। ब्लड रेड कारपेट थे, गोल्डन बैटोर थे, काफ़ी सारा खाना रखा था। डायमंड डायमंड का टेबल था और वॉल पर हैंगिंग डेमन हेड्स थे। मेट्स के रूप में ब्यूटीफुल एरियंस और प्लेजर डेविल्स प्रेजेंट थीं। फायर कवर्ड कार्ड्स और यहाँ पर उन्हें ट्विस्टेड डिशेस सर्व कर रहे थे। यहाँ पर बहुत सारे खाना था। फर्स्ट कोर्स आता है मिल्की वाइट ब्रॉथ विथ क्या है भाई सोल वर्म। बेल्जेफुन एक सोल वर्म स्पून से निकालता है। उस वर्म के अंदर हेल्पलेस ह्यूमन फेस स्क्रीम कर रहे थे। बेल्जेफुन उसे डायरेक्ट निगल जाता है और एक फेस बनाता है, मतलब अच्छा फेस बनाता है, खाना खाया ना, और बोलता है, मेरे दोस्त, शर्माना बिल्कुल नहीं है, बिना शर्माए खाओ। कोल्ड सोल वर्म का टेस्ट बहुत यूनिक होता है। डेविल मोर्टल को करप्ट करके उनकी सोल से इमोर्टल एसेंस एब्जॉर्ब करते हैं। बेटोर में बेल्जेफुन उन पिट फील्ड में से सबसे फाइनेस्ट टेस्ट और टेक्सचर की सोल ढूंढने के लिए फेमस था। लेलिन को सोल एब्जॉर्ब करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन ऐसा ट्विस्टेड टॉर्चर और ग्रोस ईटिंग स्टाइल उसके टेस्ट के खिलाफ था। इसलिए लेलिन टॉपिंग चेंज करते हुए पूछता है, लॉर्ड बेल्जेफुन, क्या हम ब्रॉन्ज सिटाडेल के हैंडओवर शुरू कर रहे हैं? बेल्जेफुन एकदम टॉल वाइन ग्लास में डार्क ब्लड, हाँ, डालते हुए ब्लड डाल रहा है। हाँ, हमने हमने स्काइथर रिवर की बाइंडिंग ओथ ली थी, इसलिए टेमाथ को ब्रॉन्ज सिटाडेल देना ही होगा। लेलिन बोलता है, लेकिन 4 फ्लेम बेलोर के बदले एक पूरा ब्रॉन्ज सिटाडेल दे देना, क्या ये प्राइस थोड़ा ज़्यादा नहीं था? लेलिन की ये बात सुनकर बेल्जेफुन एक्साइटेड होकर खड़ा हो जाता है। लेसियन, तुम वाकई एक इंटरेस्टिंग फेलो हो। बाकी बेवकूफ़ सबऑर्डिनेट सोचते हैं कि हम 8 फीट फीट फूल हैं, लेकिन ब्रॉन्ज सिटाडेल हमारे लिए क्या है? जस्ट अ हेड पीस ऑफ लैंड। हमारे लिए असली वैल्यू सोल्स की है। सोल्स से हम न्यू डेविल्स फोर्ज करेंगे और उन क्योटिक डेमन को डिस्ट्रॉय करेंगे। बेल्ज़ेफुन के इस एकदम ये सब फ्लेम निकलती है, क्या-क्या फ्लेम निकलता है उसका। फिर वो लेनिन के आँखों में देखते हुए डायरेक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ़र देता है। क्या तुम मुझे असिस्ट करने के लिए तैयार हो, लेसियन? लेसियन लेनिन जानता था कि डेविल का रिक्वायरमेंट ऑफ़र एक कैनन फोडर ट्रैप से ज़्यादा कुछ नहीं होता। रिफ्यूज़ करने पर बेल्ज़ेफुन इमीडिएट हॉस्टाइल हो सकता है। इसलिए लेनिन एक क्लेवर पॉलिटिकल शील्ड यूज़ करता है। मैं आपका बहुत आभारी हूँ लॉर्ड बेल्ज़ेफ़ून, लेकिन लॉर्ड एज़लोक मेरे डायरेक्ट सुपीरियर हैं। बेल्ज़ेफ़ून एज़लोक का नाम सुनकर यहाँ पर डिस्डेनफुली स्माइल करता है, लेकिन आगे फ़ोर्स नहीं करता। लेनिन मन ही मन सारी कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेता है। बेल्ज़ेफ़ून जो एस्मोस्टियस का डायरेक्ट मतलब सबऑर्डिनेट है, सेकंड हेल में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इसका मतलब बाटोर के सुप्रीम लीडर का असली टारगेट आर्च डेविल के ऑफ डिस्क की वैकेशन पोजीशन और सेकेंड लेयर पर कब्जा करना है। मतलब बेल्ज़ेबब के इलाके में सेकेंड हेल का किंग है ना वो, बेल्ज़ेबब, तो उसका ही होगा मेन प्लान, तो ये समझ चुका है। डेविल्स अपनी मीठी बातों और शार्प मैनिपुलेशन से पूरे पैलेडिन को भी करप्ट कर देते हैं। बेल्जेफोन लेलिन को बोलता है, रेविलियन नहीं, बल्कि ये तो इन जस्टिस के खिलाफ एक अपराइजिंग है। अगर तुम हमारे साथ जुड़ते हो
तो लॉर्ड एस्मोस्टियस तुम्हें पर्सनली पिटफील्ड में प्रमोट करेंगे। लेलिन एक्टिंग करते हुए ट्रेवलिंग वॉइस में बोलता है, लॉर्ड एस्मोस्टियस इन दैट केस मैं अपनी लॉयल्टी आपको ऑफर करता हूँ। लॉर्ड बेल्जेफून जैसे ही लेलिन यहाँ पर एलिगेंस एक्सेप्ट करता है, नाइन हेल की वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स डिसेंड होती हैं और ताकि ना दोनों को बीच एक बाइंडिंग कॉन्टैक्ट इम्प्रिंट किया जा सके, इसलिए यहाँ पर बेल्जेफुन पहले से ना प्रिपेयर्ड था ये सब के लिए। वो एक पर्ची कॉन्ट्रैक्ट आगे करता है जिस पर ग्रीन फॉस्फोरस कंडीशन लिखी थी, इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो और मैं तुम्हारी लॉयल्टी एक्सेप्ट करूंगा। डेविल के रूल होता है कि एक डेविल एक ही सुपीरियर को लॉयल रह सकता है। अगर दो सुपीरियर के साथ ओथ ली जाए तो उनका नेक्स्ट इवोल्यूशन क्योटिक हो जाता है। बेल्जेफुन को लग रहा था कि वो लेलिन को परमानेंटली अपना स्लेब बना रहा है, लेकिन उसे क्या पता था कि लेलिन के पास आर्च डेविल वर्ल्ड ओरिजिन अथॉरिटी और एआई चिप है। उसे नहीं पता है ना। लेलिन मनी मन स्माइल करता है। लेलिन अपने राइट हैंड इंडेक्स फिंगर को पर्ची की तरफ बढ़ाता है और सीक्रेटली कमांड देता है, ये चिप बिगिन इंटरफेरेंस, और फिंगर के पेपर को टच करने के एक मिलीसेकंड के अंदर अनइमेजिनेबल चेंज होता है। लेलिन की हायर आर्च डेवल अथॉरिटी और ए चिप की पावर मिलीसेकंड में एग्जैक्ट सेम दिखने वाला सब्स्टिट्यूट पर्ची पेपर रिप्लेस कर देता है। इस न्यू कॉन्ट्रैक्ट में मास्टर और सर्वेंट की पोजीशन स्वैप कर दी गई थी। बेल्जेफुन अब लेलिन को गाली बहुत देगा ये। बेल्जेफुन की ओरिजिन फोर्स प्रिपरेशन को यहाँ पर डाल दिया जाता है उसके अंदर, इसलिए उसे कुछ पता नहीं चला। वो सिर्फ देख सकता था कि लेसियन अपनी फिंगर से सिग्नेचर कर रहा है। बेल्जेफुन को बस एक फेंट और गट फीलिंग आता है, स्ट्रेंज, स्ट्रेंज, मुझे अचानक डर क्यों लगा। बेल्जेफ उनकी इस थॉट को इग्नोर करके अपना ट्रू नेम ब्लड रेड इंक में साइन कर देता है। लो हो गया सत्यानाश, इसका भी कर दिया साइन। मार्क दोनों के चेस्ट में डिसअपियर हो जाता है और यहाँ पर बीप, कॉन्ट्रैक्ट ऑप्टेन, टारगेट बेल्जेफून ऑफ द डार्क एट, नोट, target has signed contract with another superior. If host orders clash with Asmodeus, 50% chance target get confused. अच्छा, लेलिन बिना किसी स्ट्रगल के डार्क एट के मेंबर बेल्जेफुन के स्ट्रिक्ट सुपीरियर बन चुका है भाई। क्या अब कुत्ते की तरह काम करवाएगा इसको। बेल्जेफुन को लगता है कि उसने लेलिन को कंप्लीटली कंट्रोल में कर लिया है। उसकी टोन तुरंत बदल जाती है। वो एरोगेंट वॉइस में पूछता है, चलो बोलो लेसियन, तुम यहाँ एरोनेस में क्या करने आए थे? लेलिन कावड़ होने का नाटक करते हुए थरथराते हुए बोलता है, मुझे लॉर्ड एल्जोक ने ऑर्डर दिया था। बेल्जेफुन गुस्से में चिल्लाता है, क्या क्या सर्च करने? क्लियरली बोलो वरना तुम्हें सबसे लोली नेप्रोली में डिमोट कर दूंगा। लेलिन दांत पिसते हुए नाटक करते हुए बहुत इज्जत के साथ बोलता है, लॉर्ड एल्जोक ने मुझे दिस सेकेंड हेल के आर्च डेविल बेल्जेबब का सारा ट्रेस ढूंढने को भेजा था। बेल्जेबब, क्या वो वाकई मिसिंग हो गया है? बेल्जेफोन एक्साइटमेंट में लेलिन का आर्म पकड़ लेता है और बोलता है, लेलिन बोलता है यहाँ पर, हाँ हाँ, लॉर्ड एल्जोक के पास भी उनकी कोई न्यूज़ नहीं है। बेल्जेफोन यहाँ पर मैनिकली हंसने लगता है। इंटेल सही था, एक आर्च डेविल मिसिंग हो गया, व्हाट अ वंडरफुल थिंग। बेल्जेफोन पूरी तरह से यहाँ पर कॉन्विंसिंग माइंड में आ जाता है और लेलिन से बाकी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। कुछ देर बाद हॉर्नडेविल लेसियन ब्रॉन्ज टावर से बाहर निकलता है। लेलिन ने एक्टिंग करते हुए बेल्जेफुन को सारी फेक इंफॉर्मेशन दे दी थी और बदले में बेल्जेफुन से एस्मोस्टियस का असली प्लान निकलवा लिया था। लेलिन मनी मन सारे डॉट कनेक्ट करता है। एस्मोस्टियस ने डार्क एट के आगे सेकेंड हेल का आर्च डेविल की वैकेंट थ्रोन का लालच रखा है। उन्हें बोला गया है कि जो सबसे ज़्यादा मेरिट हासिल करेगा, जिसे डेमोन्स का मारना, एवर्नस को एक्सपेंड करना, उसे डिस्क का आर्च डेविल बनाया जाएगा। और यहाँ पर डार्क एट डिस्क की थ्रोन को लालच में मतलब ना यहाँ पर इतने अंधे हो चुके हैं कि उन्हें ब्रॉन्ज सिटाडेल की कोई परवाह नहीं थी। इसलिए उन्होंने तेमाथ को ये फोर्ट गिफ्ट कर दिया ताकि उन्हें वार में हेल्प मिले। लेलिन इंस्टेंटली समझ जाता है कि एस्मोस्टियस इन डार्केट का यूज करके अपना गेम खेल रहा है विदाउट ट्रांसफरिंग एक्चुअल आर्च डेविल वर्ल्ड ओरिजिन अथॉरिटी।
एस्मोस्टियस बस इन पिटफेंड को लालच देकर एवर्नेस को एक्सपेंड करवा रहा था। लेलिन यहाँ पर अपने दिमाग में सोचता है, अफ़सोस की बात है कि ये डार्क एट के लिए सिर्फ़ एक विशाल ट्रैप है। एस्मोस्टियस कभी उन्हें असली आर्च डेविल नहीं बनने देगा, लेकिन मैं इस इंटरनल वॉर का फुल एडवांटेज उठाऊँगा। यहाँ पर ना अब सेकंड हेल के बारे में थोड़ा बताया जाता है। डिस्क एक सिंगल सिटी है जो इतनी विशाल है कि वो पूरे एक प्लान में फैली हुई है। पूरी सिटी आयरन की बनी हुई है। रेड हॉट हेलफायर इसकी इनर वॉल को स्क्रॉच करती है और थिक स्मोक से ब्लैक फॉग बनता है जो पूरे डिस्क को कवर कर लेता है। इसके मेटालिक रोड पर चलने के लिए सिर्फ फायर इम्यूनिटी का या स्पेशल स्विच की ज़रूरत होती है, वरना यहाँ पर सेकंड में जलकर राख हो जाएंगे। स्ट्रीट कॉर्नर में अंडरग्राउंड प्रिजनर ना प्रिजन से आने वाली मेजरेबल स्क्रीम सुनाई देती हैं। स्लिप्स, ब्लड वॉर और किडनैप्ड मोर्टल की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे ही लेलिन डिस्क की ज़मीन पर कदम रखता है, वो एक अमेजिंग फील करता है, अनलाइक एवर्नेस। लेलिन को लगता है कि वो डिस्क की वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स को अपने कमांड पर चला सकता है। आर्च डेविल बेल्जेबब के मिसिंग होने और पहले मरने के बाद डिस्क की अथॉरिटी लेलिन के अंडर स्वयं यहाँ पर आ गए थे। और लेलिन मनी मन सोचता है, डिस्क अगर मैं बेल्जेबब के रिमेनिंग स्ट्रेंड को कम्प्लीटली डिवर कर लूँ तो मैं इस हेल में एक गॉड की तरह एब्सोल्यूट अथॉरिटी होल्ड करूँगा। लेलिन अचानक एक जगह रुक जाता है। उसके बगल में खड़ा ग्रे रोब्ड पर्सन उसे यहाँ पर बोलता है, तुम डेज में क्यों खड़े हो? मूविंग स्टार्ट नहीं करोगे? लेलिन हम्बली बो करता है और बोलता है, यस माय लॉर्ड। ये ग्रे रोब्ड पर्सन डिस्गाइस्ड बेल्जेफुन था। बेल्जेफुन ने एस्मोस्टियस के ऑर्डर एवर्नेस को एक्सपैंड करना को फॉलो नहीं किया, बल्कि वो सीक्रेटली डिक्स में आ गया था। बेल्जेफुन को उसका ना गोल्ड सिंबल था। वो बेल्जेबब को ढूंढकर उसे प्रिजनर बनाना चाहता था। उसकी आर्च डेविल स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करके खुद ट्रू लॉर्ड ऑफ डिस्क बनना चाहता था। बेल्जेफुन सिटी के सेंटर में क्लाउड पियर्सिंग आयरन टावर की तरफ पॉइंट करता है। आयरन टावर आर्च डेविल बेल्जेबब का प्लेस था। बेल्जेबब पिछले कई डेकेड से मिसिंग था और किसी भी कम्युनिकेशन का आंसर नहीं दे रहा था। बेल्जेफून लेलिन से पूछता है, मैं आयरन टावर में स्निक इनटू करके इन्वेस्टिगेट करने वाला हूँ, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है? लेलिन एर्नेस्ट गेस्टर के साथ सजेशन देता है, लॉर्ड बेल्जेफून, हम डिक्स के नियर बाय मार्क्स मार्केट और फेयर्स को कोई रास्ता निकाल सकते हैं। आयरन टावर बेल्जेफून का मेन स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहाँ बेल्ज़ेबब का ना कॉम्प्लेक्स ट्रैप, गोलेम और डिवाइन शील्ड लगे हुए थे। लेलिन जानता था कि बेल्ज़ेबब पहले मैंडरहॉक की प्लेट का यूज करके वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स में अपना फेथ फैला रहा था, लेकिन लेलिन के हाथों उसकी डेथ हो चुकी थी। लेलिन का मार्केट वाला प्लान सुनते ही बेल्ज़ेफुन की आंखों में डेंजरस स्माइल, क्या बोलें, लालच आ जाता है। उसके हाथ पर ग्रीन कॉन्ट्रैक्ट फ्लेम फ्लेयर करने लगता है। मार्केट, क्या तुम मेरा मजाक बना रहे हो? तुम एज़लोग के अंडर सर्व करते हो, जो बेल्ज़ेबब का लेकी और आयरन टावर का सेफ्टी मैनेजर है। क्या तुम्हारे पास टावर में घुसने का कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है? लेलिन फेक पेन का एक्सप्रेशन बनाता है और बोलता है, लॉर्ड बेल्ज़ेफून, मैं अभी ऑफिशियली ड्यूटी से दूर हूँ, इसलिए एज़लोग से डायरेक्ट अप्रूवल नहीं मिल सकता। बेल्ज़ेफून एरोगेंस से थ्रेड देता है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। मुझे नेक्स्ट 3 हेल हावर में अंदर आयरन टावर में एंट्री चाहिए। अगर तुम नहीं कर पाए तो मैं तुम्हें एक फुलिश और अगली डिमोट कर दूंगा तुम्हें। बेसिकली ये डेविल्स का नेचुरल कल्चर था, अपने सबॉर्डिनेट को इम्पॉसिबल टास्क देना और उन्हें कॉन्टेमिनेटेड पनिश whip करना ताकि कोई रेविलियन ना हो सके। सबॉर्डिनेट्स भी हमेशा डर में रहते थे कि मौका मिलते ही अपने सुपीरियर को बिट्रे कर देते थे। लेलिन एक्टिंग शुरू करते हुए बोलता है, ठीक है, मैं अभी कोई ना कोई रास्ता निकालता हूँ। लेलिन वहाँ से ऐसे भागता है जैसे उसके पीछे आग लगी हो। बेल्जेफून ये देखकर सेटिस्फैक्शन में यहाँ पर बोलता है, 2 हेल आवर बाद लेलिन वापस आता है। उसके फेस पर एक फ्लैटरिंग मोडेस्ट स्माइल थी। लेलिन बोलता है, माय लॉर्ड, मैंने मैंने एज़लोग को कन्विंस कर दिया है कि मुझे बेल्जेफून की वेयरहाउस के क्लू मिले हैं। मैं मैं वहाँ एक एक गार्ड जैक को घूस दिया है मैंने।
1000 जिंगल्स की प्राइस पर हमें आयरन टावर में एंट्री मिल सकती है। बेल्जेपुन बोलता है, 1000 जिंगल्स, कितना ग्रीडी आदमी है। क्या तुम्हें श्योर है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर मतलब टिकेगा और एल्जो को हमारा पता नहीं देगा? लेलिन बोलता है, मैंने जैक्स से ओरिजिन फोर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, वो बिट्रे नहीं करेगा। बेल्जेफोन 116 एनर्जी जेम्स निकाल कर देता है, लेकिन लेलिन हेजिटेट एक्सप्रेशन के साथ खड़ा रहता है। लॉर्ड, यह सिर्फ 100 है, लेकिन वो 1000 मांग रहा है। लेलिन मनी मनी स्माइल कर रहा था। वो बेल्जेफोन का यूज करके आयरन टावर के सिक्योरिटी सील को पास कर रहा था। उसका मेन गोल सिर्फ बेल्जेबब की रेजिडियसियल अथॉरिटी एब्जॉर्ब करना नहीं था, बल्कि मैंडर हॉक प्लेट को भी हासिल करना था। एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो क्रिस्टल स्फीयर को वीकन कर सकता है और प्लेन्स अक्रॉस ट्रैवल करने में हेल्प करता है। लेलिन क्वाइटली कैलकुलेट करता है, बेल्जेफुन को आगे रखकर मैं सारे रिस्क कवर करूंगा और जब सही वक्त आएगा मैं आयरन टावर के सारे ट्रेजर और टिक्स की थ्रोन को एक्चुअल ओनर बन जाऊंगा। यहाँ पर बेल्ज़ेफुन लेनिन को 100 जिंगल्स देकर ना बोलता है, बाकी खुद पे करो, मैं तुम्हें पहले ही बहुत वेल्थ दे दी है मैंने। बेल्ज़ेफुन मार्केट में यहाँ पर मीट खाने चला जाता है। लेनिन उसके छोटे से सोल जेम को देखकर स्माइल करता है। बेल्ज़ेफुन की फिलोसॉफी थी कि सबऑर्डिनेट को ज़्यादा वेल्थ और पावर नहीं देनी चाहिए, वरना वो बॉस का सर काट देंगे। लेकिन बेल्ज़ेफुन को क्या पता था कि लेनिन ने जितना भी कहा था वो सब झूठ था। लेनिन आयरन टावर के पास एक लग्जरियस रेजिडेंस में जाता है। वहाँ एक पावरफुल पिटफेंड आकर लेनिन के आगे घुटने टेकता है। मास्टर, लेनिन बोलता है, यहाँ जल्दी बड़े चेंजेस आने वाले हैं। मेरे लॉयल सबऑर्डिनेट को लेकर निकल जाओ और जैक को बता दो कि क्या करना है। पिटफेंड रेस्पेक्ट से बोलता है, अंडरस्टूड मास्टर ऑफ डेवरिंग, लॉर्ड ऑफ डिस। ये पिटफेंड और कोई नहीं बल्कि एजलोक था। समझ गए ना किसका कुत्ता किसके साथ बना रहा है? बेल्जेबब का टॉप एड और आयरन टावर गार्ड का मेन मैनेजर। जब एजलोक ने लेलिन का लॉ ऑफ टेवरिंग और डिस्क की ओरिजिन अथॉरिटी को देखा था, वो बिना किसी हेजिटेशन के बेल्जेबब को बिट्रॉय करके लेलिन का सर्वेंट बन गया था। मतलब यहाँ पर स्पेसिफाइड टाइम पर बेल्जेफोन पॉकेट वॉच देखकर लेनिन के साथ आयरन टावर की तरफ बढ़ता है। आयरन टावर के चारों तरफ रेड हॉट हेलफायर से यहाँ पर स्टील सेंट्री बहुत ज़्यादा गर्म था। यहाँ पर इसमें टेलीपोर्टेशन, मतलब यहाँ पर टेलीपोर्टेशन, डिटेक्ट स्टील्थ, एंटी डेमन फॉर्मेशन और मैजिक इम्यूनिटी के हाई लेवल डिफेंसिव स्पेल एक्टिवेट थे। यहाँ पर इंटर करते वक्त बेल्जेफोन सोचते हुए थोड़ा नर्वस होता है। ऐसी सिक्योरिटी डार्क एट के पूरे लेजियन में भी 1-2 महीने फाइट करे तब जाकर एंट्री मिल सकती है। लेनिन आगे गेट पिकर को आवाज़ देता है, हे जैक, देखो कौन आया है। तभी एक इनॉर्मस सोइल एंड डिस्कस्टिंग मतलब डेविल बाहर निकलता है। वो एक ग्रेटर डेविल रैंक का था। उसका टोड लाइक फेस और शार्प teeth बहुत स्कैरी लग रहे थे। लेनिन 1000 जिंगल्स वर्थ सोल जेम्स आगे करता है। जैक, हमारा एग्रीमेंट याद है ना? जैक मॉन्स्टर वॉइस में बोलता है, ऑफ कोर्स, 1000 जिंगल्स फॉर एन एंट्री चांस। मैं हमेशा ऑनेस्ट रहता हूँ। बेल्जाफुन सेटिस्फैक्शन में आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी एक अनप्रेडिक्टेबल ट्विस्ट होता है। लेलिन एंट्री करता है, लेकिन जैक तुरंत बेल्जाफुन का रास्ता रोक लेता है। वेट, 1000 जिंगल्स में सिर्फ एक को एंट्री अलाउड थी। कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल हो चुका है। बेल्जाफुन यहाँ पर बोलता है, क्या मतलब? अगर ये नहीं जाएगा तो मुझे कैसे एंट्री मिलेगी? मतलब समझ रहे हो लेलिन का क्या प्लान है? बेल्जेफून लेलिन पर गुस्से में चिल्लाता है, पुलिस हॉर्नडेविल, तुमने ऐसे लूपहोल वाले कॉन्ट्रैक्ट क्यों बनाया? तुम बाकी 1000 जिंगल्स पे करो। लेलिन एक्टिंग करते हुए रोने जैसा फेस बनाता है, सॉरी मास्टर, मेरे पास अब एक भी जेम्स नहीं है। बेल्जेफोन हेल्पलेसली 1000 जिंगल्स निकाल कर देता है, लेकिन यहाँ पर जैक अपना हाथ आगे रोक कर बोलता है, सॉरी, लेकिन प्राइज अब डबल हो गया है। अब एंट्री फी 2000 जिंगल्स है और तुम्हें मुझे इंसल्ट किया है तो 100 जिंगल्स स्प्रेड डैमेज के पड़ेंगे। मतलब टोटल 2100 जिंगल्स लगेंगे। बेल्जेफुन का गुस्सा एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाता है, लेकिन सराउंडिंग गार्ड वेपन उस पर एम कर देते हैं। सीक्रेट आइडेंटिटी कंसील रखने के कारण बेल्जेफुन फाइट नहीं कर सकता था, इसलिए वो यहाँ पर ना चाहते हुए भी सारे जिंगल्स हैंड ओवर कर देता है।
बेल्ज़ेफ़ून एकदम रेज में काँप रहा था। वो लेनिन को देखकर सोचता है, अगर मैंने इस ट्रैश को मारा तो मेरा सारा पैसा और मेहनत वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है इसे आयरन टावर में एज कैनन फोल्डर मोर्टल मीट शील्ड बनाकर यूज़ करूँगा। सेंट्री क्लियर होने के बाद फाइनली बेल्ज़ेफ़ून और लेनिन आयरन टावर के इनर थ्रेशोल्ड पर खड़े होते हैं। आयरन टावर इतना ऊंचा था कि वो क्लाउड को टच कर रहा था। उसके अंदर से एक डल फ्लोइंग लाइट निकल रही थी जो टावर की एनर्जी को मॉडिफाई कर रही थी। बेल्जेफोन यहाँ पर रूम को देखता है। उसकी आंखों में एकदम अनकंसील्ड एम्बिशन फ्लैश होता है। द थ्रोन ऑफ डिक्स, हेयर आई कम। बेल्ज़ेफ़ून एकदम लेनिन को देखकर अंदर भागता है, मतलब लेकर अंदर तुरंत भाग जाता है। उन्हें लग रहा था कि वो लॉर्ड ऑफ डिक्स बनने वाले हैं, लेकिन लेनिन उनके पीछे क्वाइटली चलते हुए स्माइल करता है, क्योंकि आयरन टावर के अंदर बेल्ज़ेबब की बची हुई अथॉरिटी और मैंडरहॉक प्लेट दोनों पर सिर्फ और सिर्फ लेनिन फार्लियर का कंट्रोल होने वाला था। अब ना यहाँ पर थोड़ा सीन शिफ्ट होता है। हमें पूरा ना बताया जाता है। अभी तक ना लेनिन अपनी चाल, छाल, कपट, मास्टरमाइंड दिमाग का इस्तेमाल इस्तेमाल करके बैटर यानी नाइन हेल के अंदर सभी बड़े डेविल के आपस में लड़वाने की तैयारी कर चुका है। आयरन टावर जो कि बेल्ज़ेबब का सबसे खतरनाक किला है, लेनिन अपने असली रूप को छुपाकर बेल्ज़ेफ़ून के साथ एंटर कर लिया है। अभी हमें यहाँ पर दिखाया जाता है नाइन एल के मेन में, मतलब नाइन्थ लेयर में शुरू होने वाला है। ये अब नेक्सस के बारे में जानते हैं। नेक्सस एक ऐसी जगह है जो गहरी, मतलब ना घनी खतरनाक रॉक और लाइफलेस वैली से भरी हुई है। ये देखकर लगता है कि न मानो यहाँ किसी ज़माने में 2 भगवानों के बीच में कोई बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ हो। इसी भयंकर वैली के बीच में खड़ा है एक बहुत ही विशाल फोर्ट, बहुत बड़ा। इसका नाम है मेल्सिम। ये फोर्ट इतना बड़ा है कि इसकी चौड़ाई कई मीलों तक फैली हुई है। मेल्सिम मेल्सिम के अंदर लगभग 10 लाख से ज़्यादा डेविल्स रहते हैं और हेल के कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट का कहना है कि एक दिन एस्मोस्टियस इन सभी डेविल्स को लेकर पूरे बैटोर पर कब्जा करने निकलेगा। तभी वहाँ एक आवाज़ गूंजती है, लालच से भरी हुई आवाज़। एक ऐसा डेविल प्रकट होता है जिसका ऊपर का शरीर वो इंसानों जैसा है, लेकिन नीचे का हिस्सा एक बहुत बड़े जहरीले सांप यानी स्नेक जैसा है। इसके हाथ में एक हार्पून है और इसकी आंखों में बेहद लालच है। ये कोई आम डेविल नहीं है, ये है मैमोन, लॉर्ड ऑफ द थर्ड हेल, जो लालच यानी एवरेज लालच पावर को कंट्रोल करता है। मैमोन मेल्सिम को देखकर कहता है, आह मेल्सिम कितना खूबसूरत है। मेरा मन करता है मैं इसे अपना बना लूं और इसके एक एक कोने को प्यार से छूं। तभी मेल्सम से एक मतलब ना पहाड़ पर एक इल्यूजनरी डेविल प्रकट होता है। ये एक बुढ़ा डेविल लगता है जिसके काले बाल पीछे की तरफ परफेक्टली सेट हैं, ब्लैक गोटे, और उसकी आँखों से ना आग निकल रही है। एकदम बहुत खूंखार दिख रहा है। ये कोई और नहीं बल्कि नाइन हेल का सुप्रीम रूलर एस्मोस्टियस है। एस्मोस्टियस बहुत ही तमीज़ से मैमोन को बोलता है, मैमोन बहुत टाइम बाद मिले मेरे दोस्त। हम लोग लगभग 500 साल बाद मिल रहे हैं, है ना? मुझे याद है हम माइनरोस में मिले थे। तभी वहाँ एक और ना आर्च डेविल प्रकट होता है जो चारों तरफ से शोले से घिरा हुआ है। वो है सैमुअल, फोर्थ हेल का रूलर। सैमुअल गुस्से में कहता है, एस्मोस्टियस तुम्हारी ये ड्रामेबाजी और ढोंगीपन देखकर मुझे उल्टी आती है। एस्मोस्टियस हंसकर कहता है, ओह सैमुअल, तुम तो आज भी उतने ही गुस्से लो। इसी बीच मौसम अचानक बदल जाता है। शांति से बर्फ के गोले गिरने लगते हैं और एक पूरी वैली जमने लगती है। एक बेहद एरोगेंट और घमंडी ऑरा के साथ वहाँ आता है लेविस्टस, लॉर्ड ऑफ द फिफ्थ फेल, मतलब फिफ्थ हेल का मतलब लॉर्ड है। लेविस्टस है इसका नाम। लेविस्टस एस्मोस्टियस से कहता है, तुम कब अपना ये फेक अवतार छोड़ोगे और हमारे सामने अपनी असली बॉडी को ले आओगे? एस्मोस्टियस एक बीमार बूढ़े आदमी की तरह खांसते हुए कहता है, कफ मुझे माफ़ करना, मेरा शरीर में इतनी चोट लगी है कि इस प्रोजेक्शन फॉर्म में आना भी मेरे लिए एक चमत्कार है। अफ़वाह ये थी कि एस्मोस्टियस बहुत बुरी तरह इंजर्ड था और अभी वो सिर्फ़ एक अवतार फॉर्म में था।
लेकिन फिर भी उसका ऑरा इतना खतरनाक था कि कोई आम डेविल उसे देखकर ही डर जाए। और यहाँ ध्यान दो, बेटोर के 4 सबसे बड़े आर्च डेविल एक ही जगह इकट्ठा हुए हैं। मतलब एस्मोस्टियस 9th लेयर का रूलर ऑफ बेटोर, और मेमोन 3rd लेयर का, सैमुअल 4th लेयर, और लेविस्टस 5th लेयर। इतने बड़े लॉर्ड का एक साथ मिलना मतलब पूरे मल्टीवर्स में एक बहुत बड़ी तबाही का आगाज होना है। एस्मोस्टियस पूछता है कि खैर, आप लोग यहाँ मेरे दरवाजे पर क्यों इकट्ठा हुए हैं? और यहाँ पर मेमोन बोलता है, जाहिर है डिक्स और बेल्ज़ेबब के बारे में बात करनी है। हम बाकी के 7 लॉर्ड मिलकर भी नए आर्च डेविल का फैसला नहीं कर पा रहे हैं। एस्मोस्टियस बुक के एक क्लॉज पर उंगली रखते हुए कहता है, लेकिन हमारे अलायंस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो तुम्हारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। क्या मैं तुम्हें ये कॉन्ट्रैक्ट पढ़कर समझाऊं? मतलब ये लोग एस्मोस्टियस मतलब 7th लॉर्ड मिलकर न नए आर्च डेविल का फैसला नहीं कर पा रहे थे, तो मतलब इनके पास अथॉरिटी भी नहीं है। सैमुअल चिल्लाकर कहता है, कॉन्ट्रैक्ट में ये तभी होता है जब जो आर्च डेविल अभी ड्यूटी ना निभा पाए, मतलब अपनी ड्यूटी ना निभा पाए, तुम्हें उनकी हेल्प करने का हक है, पर सिर्फ टेम्पररली। और यहाँ पर लेविस्टस हंसता है और कहता है, सबसे बुरी बात यह है कि तुम डिक्स सेकेंड हेल्थ पर कंट्रोल करने के लिए डार्क एट के पिट फ्रेंड को चुन रहे हो, जिन्हें कोई अथॉरिटी ही है नहीं। तभी मेमन पूछता है, असली बात यह है कि डिक्स को सिर्फ बेल्जेबब ही संभाल सकता है। किसी को पता है कि बेल्जेबब अभी कहाँ है? एस्मोस्टेस आराम से बोलता है, सुना है कि जख्मी होने के बाद वो प्राइम मेटेरियल प्लान पर छुपा गया है। मेरे फॉलोअर को वहाँ कुछ उसके कुछ ट्रेसेस मिले हैं। एस्मोस्टियस की ये ईमानदारी देखकर तीनों आर्च डेविल हैरान हो जाते हैं। लेविस्टस पूछता है, तुम्हारा प्लान क्या है? एस्मोस्टियस इनोसेंट बनते हुए जवाब देता है, प्लान तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुम लोग मेरे घर में जबरदस्ती घुसकर मेरा रास्ता रोक रहे हो। तीनों आर्च डेविल जानते थे कि एस्मोस्टियस सबसे पावरफुल है। अगर 1-on-1 फाइट हुई तो एस्मोस्टियस अकेला उन्हें हरा देगा, लेकिन अभी एस्मोस्टियस इंजर्ड है और सामने 3 आर्च डेविल खड़े हैं। इस स्थिति में एस्मोस्टियस अकेले तीनों से नहीं जीत सकता। मेमोन मेल्सम फोर्ड को लालच से देखते हुए कहता है, हैग, काउंटेस तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। बेल्जेबब बेल्जेबल मेलोडिनी से बाहर नहीं आएगा, मतलब बेल्जेबब अपने फोर्ट से बाहर नहीं आएगा। और मेफिस्टॉफ्स को अगर तुम साथ भी ले आओ, तब भी तुम वोटिंग में हमसे नहीं जीत सकते जब तक कि तुम हमें रिश्वत ना दो। अगर तुम मुझे ये मेल्सम फोर्ट दे दो तो मैं तुम्हारा साथ देने को सोच सकता हूँ। एस्मोस्टियस अपने हाथ हवा में उठाते हुए, मतलब जिसे देखकर ना लगता है कि ना उसने हार मान ली है। एस्मोस्टियस कहता है, ऐसा लगता है कि मेरे जीतने का कोई चांस नहीं है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मैं नेसेस 9th हेल में ही रहूँगा, लेकिन डिक्स को एक सब्स्टिट्यूट चाहिए। क्यों ना हम एक नया एग्रीमेंट साइन करें? एस्मोस्टियस आगे बोलता है, जब तक डिस्क में सब शांत नहीं हो जाता और ऑर्डर वापस नहीं आता, हम सब यहाँ रुकेंगे और कहीं नहीं जाएंगे। क्यों, कैसा लगा मेरा प्रपोजल? क्या यही तुम सब लोग का गोल नहीं था? एस्मोस्टियस ने ना कितनी चालाकी से सभी आर्च डेविल को एक जगह लॉक कर दिया था, ताकि बाहर लेलिन बिना किसी डिस्टरबेंस के अपना खेल खेल सके। यहाँ पर ना नेसस में, मतलब एस्मोस्टियस ने जो प्रपोज किया कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो सुनकर सैमुअल और बाकी आर्चडेविल के होश उड़ जाते हैं। उनकी आंखों में साफ डिस्प्लीप और शक दिख रहा था। सैमुअल और बाकी लॉर्ड के पास भी ना पिट फेंड की बड़ी फौज थी। अगर वो सब मिल जाते तो एस्मोस्टियस के पिट फेंड को आराम से ख़त्म कर सकते थे। लेकिन एस्मोस्टियस के मुख पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। एस्मोस्टियस कहता है, तो तुम लोगों का क्या ख्याल है? जब तक डिक्स का सारा मामला शांत नहीं हो जाता, तब तक हम सभी आर्च डेविल यहीं रुकेंगे और बाहर के इवेंट को अपने आप होने देंगे। मैमोन थोड़ा लालच में आ जाता है और बाकी दोनों से कहता है, क्या तुम दोनों को क्या लगता है, ये यहाँ पूरे एक हेल के लॉर्डशिप का दांव पर लगा है? सैमुअल हंसते हुए कहता है, एस्मोस्टियस तुम हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहे हो। तुम डिसअपॉइंटमेंट के अलावा कुछ नहीं पाओगे। हालांकि बोलने को तो सैमुअल बोल देता है, लेकिन अंडर द टेबल लालच सभी में था।
लेविस्टस एकदम यहाँ पर ना जोड़ते हुए बोलता है, "ठीक है, लेकिन तुम्हारा फिज़िकल बॉडी यहीं रहेगा और साथ ही मेफिस्टोलिस और बाकी लॉर्ड्स भी अपने-अपने टेरिटोरीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे।" मतलब ये जो मेफिस्टोलिस 2-3 बार नाम आया है ना, ये कौन से नंबर का लॉर्ड है नहीं पता है, बताया नहीं गया अभी। एस्मोस्टियस मुस्कुराकर अपनी खाली कॉन्ट्रैक्ट बुक का एक ब्लैंक पेज खोलता है और कहता है, "कानून और ऑर्डर के हिसाब से सब कुछ है। अगर हमें इस कॉन्ट्रैक्ट को ठुकराया, तो बैटर का वर्ल्ड विल हमें ही रिजेक्ट कर देगा। चलो रिवर ऑफ साइथ को अपना वचन का गवाह बनाते हैं।" सभी आर्चडेविल कॉन्ट्रैक्ट को अच्छे से चेक करते हैं। जब उन्हें कोई कमी नहीं मिलती, तो वो सभी अंडरवर्ल्ड की सबसे सेक्रेट नदी रिवर ऑफ द साइथ की कसम खाकर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर देते हैं। एस्मोस्टियस ने कितनी चालाकी से सभी पावरफुल आर्चडेविल को एक ही जगह लॉक कर दिया। अब डिक्स में जो कुछ भी होगा, वहाँ कोई बड़ा लॉर्ड इंटरफेस नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर डिक्स में लेलिन और बेल्ज़ेबब आयरन टावर के सामने खड़े थे। सीन शिफ्ट हो चुका है लेलिन की तरफ। लेलिन को अभी तक आर्चडेविल के इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन उसे पता था कि बैटर में एक नया एरा शुरू होने वाला है। बेल्ज़ेफून सामने छाई हुई गहरी डार्कनेस को देखकर बहुत गंभीर हो जाता है। वो लेलिन से पूछता है, "लेसियान, तुम इस जगह के बारे में क्या जानते हो?" आखिरकार ये एक आर्चडेविल का पर्सनल कैसल था। एक पिटफिंड होने के बावजूद बेल्ज़ेफून यहाँ अकेले आने की हिम्मत नहीं कर सकता था। लेलिन जवाब देता है, "लॉर्ड बेल्ज़ेफून, आयरन टावर हमेशा से डिक्स का सबसे फोरबिडन टेरिटरी रहा है। मेरे पुराने सुपीरियर लॉर्ड एज़लोक जो चीफ गार्ड थे, उन्होंने भी कभी इस टावर के अंदर कदम नहीं रखा।" लेलिन सच बोल रहा था। बेल्ज़ेबब किसी पर भरोसा नहीं करता था। सुना गया था कि आयरन टावर में एंटर करने का सिर्फ़ एक ही रास्ता है, बेल्ज़ेबब के साथ रिवर ऑफ साइथ की कसम खाकर ऐसा ओथ लेना कि अपनी पूरी ज़िंदगी इस टावर की रक्षा में लगा देगा। लेनिन आगे बताता है, लेजेंड कहते हैं कि आयरन टावर में कई सारी खतरनाक कर्सेस हैं और गोलेम्स की एक बड़ी आर्मी इसकी रक्षा करती है। अभी हम टावर के सबसे आउटर मोस्ट रीजन में हैं। प्लेन्स ऑफ ग्लूटोनी यहाँ हंग्री स्पिरिट की आर्मी गार्ड करती है। बिना परमिशन के आने वाले हर शख्स के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, यहाँ पर रिचुअल करना। बेल्जेफुन चौंक जाता है। मतलब यहाँ पर रिचुअल करना? एटो कैनिबलिज्म? यानी अपने ही शरीर के एक हिस्से को सैक्रिफाइस करना। बेल्ज़ेबब का चेहरा चिंता से यहाँ पर मतलब बेल्ज़ेफून का चेहरा चिंता से भर जाता है। लॉ ऑफ ग्लूटोनी का सबसे बड़ा रूल ये था कि जो मतलब पावर या मतलब बॉडी पार्ट यहाँ सैक्रिफाइस होगा, वो हमेशा के लिए छीन लिया जाएगा। वो कभी वापस रीगेन नहीं हो सकता। बेल्ज़ेबब ने बिना परमिशन आने वाले को पहले ही कमज़ोर करने के लिए ये ट्रैप बिछाया था। और यहाँ पर अभी बेल्ज़ेफ़ुन को ना कोई रास्ता सोच रहा था कि अचानक उसे एक बेहद खतरनाक डेंजर का एहसास होता है। बिना एक सेकंड गँवाए बेल्ज़ेफ़ुन अपने अंदर की ग्रेटर टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज़ करके वहाँ से गायब होने की कोशिश करता है। लेकिन प्लेन्स ऑफ ग्लूटनी के रेस्ट्रिक्शन इतने ज़्यादा थे कि टेलीपोर्टेशन मैजिक फ़ेल होने लगता है। मतलब यहाँ पर बेल्ज़ेफ़ुन तो यहाँ पर चिल्ला उठता है, डैम इट! ये मैजिक इंटरफेरेंस! लेकिन तभी वो अपने दाएँ शोल्डर को ध्यान से देखकर दहशत में आ जाता है। उसके शोल्डर पर मार्क्स फ्लैश का एक बहुत बड़ा टुकड़ा मिसिंग था। उस जख्म पर इविल एनर्जी की लपटें चल रही थीं। टेलीपोर्ट करते वक्त एक मछली जैसी इल्यूजनरी मॉन्स्टर अचानक प्रकट हुआ था। उस मॉन्स्टर ने पिटफेंड की सबसे स्ट्रॉन्ग फायर रेजिस्टेंस और डिफेंस को आराम से फाड़कर एक ही मतलब न काटने में बाइट में बेल्जेफन का शोल्डर चबा लिया था। लेलिन ये सब एकदम शांति से देख रहा होता है और एआई चिप के जरिए डाटा कलेक्ट कर रहा होता है। लेलिन तो यहाँ पर मन ही मन सोचता है, क्या ये क्रिएचर एस्ट्रल एस्ट्रल प्लेन से आया है? इसके पास स्पेस और डायमेंशन का ब्लर करने का टॉप टायर एबिलिटी है। लेलिन को बेल्जेबब की मेमोरीज मिली थी, लेकिन बेल्जेबब ने अपने सबसे सीक्रेट डिटेल छिपा रखे थे। लेकिन लेलिन मुस्कुराता है क्योंकि ना बेल्जेफुन उसके लिए एक परफेक्ट रास्ता का मतलब क्या बोले यार ढूंढने वाला उसका कुत्ता था बन चुका था। बेल्चेफुन पर एक के बाद एक कई अटैक होने लगते हैं। उसके शरीर का मार्क्स ही नहीं बल्कि उसकी
कोर ओरिजिन पावर भी धीरे-धीरे खत्म होने लगती हैं। वो डर से काँपने लगता है। अब दूसरी तरफ तो लेलिन एक्टिंग करते हुए खुद को हेल्पलेस दिखा रहा था, लेकिन सच ये था कि जैसे कोई हंग्री स्पिरिट लेलिन के पास आता, लेलिन की डेवोरिंग पावर उसे तुरंत डिसॉल्व करके अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेती। एयर चिप ने भी कंफर्म कर दिया कि बेल्जेब अपने मैंडरहॉक प्लेट का यूज करके एस्ट्रल प्लेन से इन खतरनाक स्पिरिचुअल क्रिएचर को लाया था। हालात इतना खराब हो जाता है कि बेल्जेफून दर्द से और गुस्से में चिल्लाकर कहता है, अब कोई रास्ता नहीं बचा, जल्दी करो और ऑटो कैनिबलिज्म का रिचुअल शुरू करो। अब यहाँ पर जहाँ एक तरफ बेल्ज़ेफ़ून आयरन टावर के आउटर प्लेन में अपनी जान बचाने के लिए तड़प रहा था, वहीं दूसरी तरफ डिस सिटी के अंदर एक बहुत बड़ा टेलीपोर्टेशन पोर्टल खुलता है। आर्मर्ड डेविल की एक विशाल सेना उस पोर्टल से निकलकर पूरे आयरन सिटी पर कब्जा करना शुरू कर देती हैं। उनके पास कोई लीडर नहीं था, इसलिए डिक्स के बाकी डेविल्स बहुत जल्दी हार मानकर पीछे हटने लगते हैं। लेलिन के पहले से कई किए गए अरेंजमेंट की वजह से एज़लोक ने अपने लॉयल डेविल्स को पहले ही वहाँ से निकाल लिया था, जिससे वो इस मास्कियर से बच गए। इस विशाल सेना को लीड कर रहा था डार्क एट के 7 पिटफेंड जावान, जो एक डार्क एट का एक मेंबर था। आयरन टावर को देखकर कहता है, बेल्जेफुन वो बेवकूफ़, उन्हें लगा कि वो अकेले एक आर्च डेविल का सामना कर सकता है और उसकी इतनी हिम्मत कि उसने हमारे लॉर्ड को बिट्रे किया। तभी डार्क एट का एक और मेंबर आगे बढ़ते हुए कहता है, जल्दी करो, डिफेंस पर कब्जा करो और इस टावर को चारों तरफ से घेर लो। बाकी आर्चडेविल की मेन फोर्सेस भी जल्दी ही यहाँ पहुँचने वाली हैं। एस्मोस्टियस का ऑर्डर आ चुका था। बैटोर के बाकी आर्चडेविल के बीच हुए कॉन्ट्रैक्ट की वजह से अब डार्क एट के पास डिक्स का रूलर आर्चडेविल बनने का सबसे बड़ा और आखिरी मौका था। मतलब यहाँ पर पहले आते हैं आर्च डेविल, उसके बाद डार्क एट आते हैं, उसके बाद पिटफिंड, मतलब पिटफिंड ही होते हैं डार्क एट, लेकिन सबसे पावरफुल वाले पिटफिंड होते हैं डार्क एट। और एट के बाद तो पिटफिंड वगैरह, उसके बाद तो सब मतलब कमजोरी हैं। बैटोर के ना सबसे पावरफुल पिटफिंड भी ना हमेशा डर और चिंता के साए में जीते हैं। भले ही उनके पास आर्म डेविल से ज़्यादा ताकत हो, लेकिन वो आर्च डेविल के सबऑर्डिनेट हैं। उनकी एक छोटी सी गलती उन्हें मौत के घाट उतार सकती है। लेकिन जब आर्च डेविल ने ये घोषणा की कि उन्हें उनके सबऑर्डिनेट डिक्स सेकंड हेल के लॉर्डशिप के लिए आपस में लड़ सकते हैं, तो पूरे बैटोर के पिटफिंड पागल हो गए, क्योंकि एक आर्च डेविल बनना ही डेविल की दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ होता है। और यहाँ पर डार्क एट की सेना अभी आयरन टावर पर कब्जा कर रही थी। अचानक सिटी ऑफ आयरन के हॉरिजॉन पर एक अजीब बगल की आवाज़ गूंजती है। एक नई सेना वहाँ आ जाती है, जिसमें सारे डेविल्स एकदम घुमावदार लोहे के जंजीरों में आयरन चेन से ढके हुए थे। ये थे कैथोन्स। डार्क एट का एक पीटफिंड बोलता है, थर्ड हेल के कैटोन्स, लॉर्ड ऑफ एवरनेस, मैमोन्स के सबऑर्डिनेट कितने जल्दी यहाँ पहुँच गए। दूसरे पीटो आपस में ना डिबेट करने लगते हैं कि क्या उन्हें बातचीत करनी चाहिए या सीधे युद्ध पर, मतलब ना तबाही और सेना वहाँ पहुँचानी चाहिए। एक तरफ आग में जलने वाले डेविल्स और दूसरी तरफ एक्सट्रीम कोल्ड वाले आइस डेविल, यानी फोर्थ हेल सेमोल और फिफ्थ हेल लेविस्टस की आर्मी भी वहाँ आ चुकी थी। एथ और नाइन्थ हेल्स के डार्क एट के रेंज फोर्स आने में ना बहुत टाइम लगना था, इसलिए सभी पिटफेंड मिलकर एक स्मार्ट डिसीजन लेते हैं। वो सभी आपस में एक एग्रीमेंट करते हैं। हर कोई आयरन टावर के लिमिटेड पोर्शन में इंटर करेगा और आपस में एक फेयर कंपटीशन के जरिए डिक्स के लॉर्डरशिप के लिए लड़ेगा। इसी बीच आयरन टावर के अंदर बिल्जफून और लेलिन एक बहुत बड़े काले कास्ट आयरन डोर के सामने पहुंचते हैं। इस दरवाजे पर बहुत ही ट्विस्टेड और स्कैरी स्कल्पचर बने हुए थे। सबसे इस मतलब ना प्रोमिनेंट स्कल्पचर एक थ्री हेडेड तीन सर वाले हेलबाउंड का था। लेलिन ध्यान से उन स्कल्पचर को देखता है। वो बेल्जेबब की मेमोरीज से मैच कर रही थी। ये ना डोर बेल्जेबब के राइज और उसकी हिस्ट्री का बहुत बड़ा सिंबल था। बेल्जेफन यहाँ पर गुस्से और चिंता से बोलता है, डैम इट, इस ऑटो कैनिबलिज्म सेरेमनी ने मेरी आधी एनर्जी खत्म कर दी। लेलिन जानता था कि बेल्जेफन की लगभग तीन चौथाई पावर खत्म हो चुकी थी,
लेकिन वो अभी भी एक ऑर्डिनरी हॉर्न डेविल को आराम से कुचल सकता था। लेलिन मन ही मन सोचता है, क्या ये पिटफेंड जानबूझकर मेरे सामने वीक होने का नाटक कर रहा है, ताकि मैं इस पर अटैक करूं और इसे मुझे मारने का मौका मिल जाए। डेविल्स ना बहुत ज़्यादा ना शैतानी होते हैं और उन्हें अपने सबॉर्डिनेट को पनिश करने के लिए एविडेंस चाहिए होता है। लेलिन अभी लेसियान नाम के हॉर्न डेविल के रूप में था, जो हमेशा अपने मास्टर का वफादार बना हुआ था, इसलिए बेल्जेफोन उसे बिना वजह नहीं मार सकता था। लेलिन एक वफादार गुलाम का नाटक करते हुए आगे बढ़ता है और बोलता है, लॉर्ड बेल्जेफोन, हम आयरन टावर के कोर में पहुंच चुके हैं। ये पैलेस ऑफ ग्लूटोनी है। सुना है कि बेल्ज़ेबub के चेहरे पर एक मोमेंट के लिए डिसअपॉइंटमेंट दिखता है, क्योंकि लेलिन ने उसका ट्रैप नहीं लिया। वो पूछता है, सुना है कि क्या? र्यूमर क्या कहते हैं? और यहाँ पर तभी एक भारी और खुरदुरी आवाज़ गूंजती है। सुना है कि इस जगह की रक्षा एक कॉन्ट्रैक्टेड एंशिएंट डेविल करता है। ये आवाज़ लेलिन या बेल्जेफोन की नहीं थी। ये आवाज़ आगे बोलती है, 57 साल, 57 साल, पूरे 57 साल हो गए बेल्ज़ेबब ने मुझे सफिशिएंट सोल्स और फ्लेश नहीं दिया है। ऐसा लगता है कि वो कंप्लीटली गायब हो गया है। व्हाट कास्ट आयरन डोर पर बना हुआ 3 सर वाला सेर्वरस का स्कल्पचर अचानक जिंदा होने लगता है। उसके दरवाजे पर बने 3 सर की लाल आंखें चमकने लगती हैं, जिसमें से रूबी से भी तेज रोशनी और पर्पल रंग का लालच दिख रहा होता है। बेल्ज़ेफून डर कर पीछे हटने लगता है। तभी वो विशाल थ्री हेडेड सेर्वरस उस आयरन कास्ट डोर से बाहर निकलता है। उसका सर फेयर फ्लेम से ढका हुआ होता है और वो साइज में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। वो चिल्ला कर बोलता है यहाँ पर, और यहाँ पर बेल्ज़ेबून डर कर पीछे हटने लगता है। और यहाँ पर जो है ना, वो मैं हूँ किंग ऑफ हेलबाउंड, सोल डेवरर च्योक। और यहाँ पर बेल्ज़ेबून पूछता है, किंग ऑफ हेलबाउंड, अगर तुम इतने पावरफुल हो कि पूरी रेस को लीड कर सको, तो तुम यहाँ बेल्ज़ेबब के गुलाम बनकर क्यों पड़े हो? ये सुनते ही चिवक गुस्से में ना दहाड़ता है और हर तरफ हेल फायर फैला जाती है, मतलब फैल जाती है। चिवक बोलता है, उस बेल्ज़ेबब ने, उस लालच से भरे हुए और क्रूअल ग्लूटन से ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझे एक बेट में फंसा लिया, जिसका लूजर विनर की 9,900 साल तक सेवा करेगा। लेलिन क्यूरोसिटी दिखाते हुए पूछता है, कैसा कंपटीशन था वो? चिवोक के ना तीनों सर दुख से नीचे झुक जाते हैं। वो बोलता है, सोल का कंपटीशन। मुझे और बेल्ज़ेबब को ये देखना था कि कम टाइम में कौन सबसे ज़्यादा सोल खाता है। मुझे लगा मेरे 3 सर एक झटके में पूरे सिटी की सोल खा सकते हैं। लेकिन ये सुनते ही लेलिन अंदर ही अंदर हंसने लगता है और बेल्ज़ेबब की ना अपना सर पकड़ लेता है। बेल्ज़ेफून भी ग्लूटोनी के आर्चडेविल बेल्ज़ेबब के साथ खाने का कंपटीशन। इस किंग ऑफ हेलबाउंड का दिमाग ज़रूर खराब था, या फिर ये कोई ना बहुत ज़्यादा पागल था। बेल्ज़ेबब से खाने में जीतना नामुमकिन था। बेल्ज़ेफून अफ़सोस जताते हुए कहता है, बहुत ही दुख भरी दास्तान है आपकी। चिबुक की आंखें अचानक खतरनाक ढंग से चमकने लगती है। वो दोनों को घूर कर कहता है, खैर, तुम दोनों में से किसी के पास भी बेल्ज़ेबब का ऑरा नहीं है। क्या तुम लोग इंट्रूडर हो? चिबुक अपने विशाल दांत और एकदम लाल जहरीले जीभ दिखाते हुए मुस्कुरा कर बोलता है, भले ही मुझे उस बेल्ज़ेबब से नफरत है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के रूल के मुताबिक मुझे इंट्रूडर की सोल को डेवर करना पड़ेगा। इस हेलबाउंड का नाम ना सेरबरस है। उससे ना पावरफुल ऑरा निकल रहा था, जो सबसे स्ट्रॉन्ग पिटफिंड को भी ना डरा सकता था। बेल्जेफुन घबरा रहा था, लेकिन लेलिन सीक्रेटली मनी मन हंस रहा था। लेलिन सोचता है अंदर ही अंदर, कितना बेवकूफ़ कुत्ता है ये मेरे डिस्गाइज तक नहीं समझ पा रहा है। तभी बेल्ज़ेबब ने इसे ना इतनी आसानी से अपना गुलाम बना लिया। लेलिन की स्टिल्थ इतनी पावरफुल थी कि हेल के सबसे फार्मर सेरोरस भी उसकी सोल की सच्चाई को नहीं पकड़ सकते थे। बेल्ज़ेफुन को ना कदम पीछे हटकर बोलता है, 2 कदम पीछे हटकर, रुको, रुको, हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट करो। बेल्ज़ेफून के पास अभी इतनी पावर नहीं थी कि वो किंग ऑफ हेडबाउंड से लड़ सके। वो इतना स्टूपिड नहीं था कि यहाँ अपनी जान गंवाए। चीवुक का लेफ्ट हेड बोलता है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइट पर हुआ था।
अगर तुम इसे तोड़ सकते हो तो मैं तुम्हें प्लेस ऑफ ग्लूटोनी का गेट खोल दूंगा और बेल्जेबब की सारी जानकारी दूंगा। लेकिन बाकी के दो हेड बिना रुके बेल्जेफुन पर अटैक कर देते हैं। ऐसे इमरजेंसी में बेल्जेफुन अपने सबॉर्डिनेट को आगे ढकेल देता है। लेसियन, इसे रोको। लेलिन एक्टिंग करते हुए डर कर सामने आता है, लेकिन सेर्वरस का एक ही पाव पंजा उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेलिन जमीन पर गिर जाता है। बेल्जेफुन अब अपनी हिडन वेपन निकालता है, एक सिल्वर शील्ड। ये शील्ड पूरे वाइट सिल्वर से बनी थी और इसमें गॉड ऑरा चमक रहा था। वाइट सिल्वर डेविल्स के लिए पॉइजनस होता है और शील्ड को पकड़ते ही बेल्जेफुन के हाथ से सफ़ेद धुआं निकलने लगता है, लेकिन वो दर्द सहते हुए चिबुक पर अटैक कर देता है। फेरी फ्लेम और सिल्वर लाइट के बीच दोनों में भयंकर बैटल शुरू हो जाता है। दूर गिरे हुए लेलिन ने जब देखा कि बेल्जेफुन और सेर्वरस आपस में उलझ गए हैं, तो वो चुपके से उठा और मुस्कुराते हुए लेलिन मनी मन बोलता है, बेल्जेफुन, बेल्जेफुन को साथ लाना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। वो वहाँ कुत्ते के साथ लड़ रहा है और मुझे अंदर जाने का मौका मिल गया। लेलिन को बेल्जेबब की मेमोरीज की मदद से सीक्रेट स्केप टनल के बारे में पता था। वो गेटकीपर को बाईपास करते हुए एक सर्कुलर कॉरिडोर में पहुंचता है। इस कॉरिडोर में जमीन पर रेड कारपेट बिछी थी और दीवारों पर अजीब व गरीब ऑयल पेंटिंग लगी थी। ये पेंटिंग्स हेल के बैटल और प्राइम मेटेरियल प्लान में गॉड्स के साथ हुए युद्ध का मतलब साफ साफ चित्र बनाया हुआ था। लेलिन एक्साइटेड होकर बोलता है, द वाइंडिंग कॉरिडोर ऑफ एग्जीबिशन, आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गया। बेल्जेबब ट्रेजर वॉल्ट। बेल्जेबब की मेमोरीज के हिसाब से यहाँ उस आर्च डेविल की पूरी प्रॉपर्टी का एक थर्ड हिस्सा छुपा हुआ था। लेलिन हर एक पेंटिंग के पास जाकर उसे देखने लगता है। यहाँ पर सबसे मतलब ना पहला पेंटिंग शिप से पहले पेंटिंग एक मतलब ना ह्यूमन जैसी थी, जिसे एक डेविल गले से पकड़े हुए था और दूसरे हाथ में कर्व्ड डैगर था। ह्यूमन के हाथ में एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट था और उसके मतलब चेहरा डर से एकदम पड़ा हुआ था वो। ये पेंटिंग बेल्जेबब द्वारा ह्यूमन को टेम्प्ट करने की कहानी बयान करती थी। लेलिन अपने राइट आर्म में आगे बढ़ाता है और आर्च डेविल की सीक्रेट लैंग्वेज में कुछ वर्ड बोलता है। पेंटिंग के ऊपर से प्रोटेक्टिव ग्लास पिघल जाता है। लेलिन पेंटिंग के अंदर हाथ डालकर एक कर्व्ड डैगर बाहर निकालता है। ए चिप इस आइटम को स्कैन करता है। आइटम इपिक डेमिन ब्लड ड्रैगर +5 इंग्रेडिएंट पिट एंड बोन्स सोल ऑफ एवरियस क्रिस्टल सोल ऑफ ग्लूटोनी। एबिलिटी है ये वेपन जो है वेपन एनिमी की सोल और लाइफ फोर्स को एब्जॉर्ब करके वेल्डर को हाई रैंक्ड लेजेंडरी बना सकता है। दिन में एक बार ग्रेटर डेविल को समन कर सकता है। हर 3 दिन में वीडर को अपने इविल इंटेंट को प्रूव करना होगा, नहीं तो बेल्जेबब उसकी सोल को डिवोर कर लेगा। लेलिन वेपन को देखते हुए बोलता है, एक इपिक वेपन, बेल्जेबब ने इसे खुद बनाया था। मेरे लिए ये बेकार है क्योंकि मैं पहले ही लॉ ऑफ ग्लूटोनी समझ चुका हूँ, लेकिन मेरे सबऑर्डिनेट को देने के लिए ये एक शानदार गिफ्ट है। लेलिन ट्रैप को रिमूव करके इसे अपने स्पाशियल पाउच में डाल लेता है। इसके बाद लेलिन अगली पेंटिंग के पास जाता है जिसमें बेल्जेबब और एक फ्लेम बैलर डेमन की लड़ाई दिखाई गई थी। सीक्रेट कोड बोलकर लेलिन वहाँ से एक ग्लोइंग धधकता हुआ फेरी जेम निकालता है। ये चिप स्कैन करके बताता है कि फ्लेम बैलर हार्ट, ये एक फ्लेम बैलर का कोर हार्ट था जिससे लेजेंडरी या डेमीगॉड लेवल के वेपन बनाए जा सकते हैं। अगर कोई डेमन इसे निगल ले तो वो फ्लेम बैलर में इवॉल्व हो सकता है। लेलिन इन सारी कीमती चीज़ों को कलेक्ट कर लेता है और तभी अचानक एक आवाज़ गूंजती है, तुम मुझे बिना रोक टोक के सारी चीज़ें चुराने दे रहे हो, क्या तुम सच में इस जगह के प्रोटेक्टर हो? लेलिन पूछता है। डार्कनेस से ना एक भूरा सूखा हुआ आदमी बाहर निकलता है जो एक पुराने पेड़ जैसा ट्री जैसा लग रहा था। उसकी स्किन पर झुर्रियाँ थीं और वो देखने में ना बिल्कुल हार्मलेस लग रहा था। वो भूरा गार्डियन मुस्कुराकर बोलता है, हाँ 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 हाँ, मेरा एक आर्च डेविल से लड़ने का कोई इरादा नहीं है। आखिरकार बेल्जेबब के साथ बने कॉन्ट्रैक्ट का ये एक हिस्सा था। ये गार्डियन बेल्जेबब के ट्रेजर वॉल्ट की रक्षा के लिए रखा गया था, लेकिन वो समझ गया था कि लेलिन के अंदर आर्च डेविल लेवल की ताकत है। लेलिन उसे देखकर तारीफ करता है, "हैं, तुम उस कुत्ते सेर्वरस से कहीं ज़्यादा समझदार हो। लेलिन उसकी तरफ घूर कर देखता है और बोलता है, जब मैंने यहाँ पहला आइटम उठाया था तब
तुम तभी से यहाँ थे। अब बताओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पोरके के माथे पर ठंडा पसीना आ जाता है और यहाँ पर वो बोलता है, मतलब इसका नाम बोरके, आज़ादी, मुझे आज़ादी चाहिए। इस ठंडे और अंधेरे ट्रेजर वॉल्ट में बंद होकर खजाने की रक्षा करते करते मैं थक चुका हूँ। मैं पहले ही बहुत सेवा कर चुका हूँ। बोरक आगे बोलता है, मैं आपके अंडर लॉ ऑफ ग्लूटनी की ताकत और बेल्ज़ेबब का ऑरा महसूस किया है मैंने। मैं आपके आगे अपनी लॉयल्टी जाहिर कर सकता हूँ। आपको इस वर्ल्ड का सारा खजाना और बेल्ज़ेबब के सारे सीक्रेट बता सकता हूँ। बदले में मुझे सिर्फ एक छोटी सी फेवर चाहिए। मेरे शरीर पर लगे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दो। अगर आप चाहें तो मैं 100 साल तक आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। लेलिन मुस्कुराकर बोलता है, कंडीशन तो अच्छी है, पर तुम्हें कैसे पता कि मैं तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता हूँ? ब्रोक बोलता है, बेल्ज़ेबब ने डिक्स के लॉर्ड के रूप में मुझे बांधा था। जब डिक्स को नया मालिक मिलेगा, तो उनके पास इस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की अथॉरिटी होगी। लेलिन समझ जाता है कि डेविल्स बहुत शैतानी होते हैं। बेल्ज़ेबब ने ये रूल बेल्ज़ेबब ने जानबूझकर नहीं बनाया था, बल्कि ब्रॉक ने कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त ये शर्त रखी थी। लेलिन बिना कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किए ब्रॉक की शर्त मान लेता है। वो जानता था कि डेविल पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए जब वो खुद डिक्स का लॉर्ड बनेगा, तो वो ब्रॉक के साथ जो चाहे वो कर सकता है। लेलिन सीधे पॉइंट पर आता है और पूछता है, बताओ क्या तुम मैंडरहॉक प्लेट के बारे में जानते हो? ब्रोक के चेहरे पर एक अजीब एक्सप्रेशन आता है। मैंडरहॉक प्लेट, बेल्ज़ेबब, वो नीच और चालाक कपट करने वाला चोर। वो प्लेट असल में मेरी थी। उसने मुझे यूज किया, मुझसे छीन लिया। लेलिन हैरान हो जाता है। बेल्ज़ेबब की मेमोरीज में मैंडरहॉक प्लेट की जानकारी सील्ड थी। लेलिन को ये उम्मीद नहीं थी कि वो उस प्लेट का असली ओनर से मिल जाएगा। लेलिन पूछता है, ब्रोक, तुम्हें वो मंडरहॉक प्लेट कहाँ से मिली थी? ब्रोक पुरानी यादों में खो जाता है और बोलता है, बहुत साल पहले जब सिटी ऑफ आयरन बनी बनी थी तो और डिक्स के बंजर जमीन थी, मैं एक एंशियंट डेविल था। मुझे घूमने का शौक था और एक रैबिन में मुझे एक क्ले डिक्स यानी मैंडरहॉक प्लेट मिली। ब्रॉक आगे बोलता है, मैंने उस प्लेट का यूज करके अलग अलग प्लेन्स की यात्रा की, लेकिन फिर मेरी मुलाकात लॉर्ड ऑफ ग्लूटोनी से हुई और उसने मुझे धोखे से हराकर वो प्लेट छीन ली। लेलिन एचिप के जरिए एनालाइज करता है, इस डेविल को सिर्फ इतना पता था कि ये प्लेट अलग प्लेन्स में ट्रैवल कर सकती हैं। इसको ये नहीं पता था कि ये वर्ल्ड ऑफ गॉड्स के क्रिस्टल स्पेयर को भी तोड़ सकती हैं और डेस्टिनी तक को बदल सकती हैं। बेल्ज़ेबब ने भी ब्रॉक को उल्लू बनाया था और अब ब्रॉक लेलिन को भी पूरी बात नहीं बता रहा था। ब्रॉक लेलिन को नहीं बता रहा था, लेकिन लेलिन को उसकी चालाकी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। लेलिन पूछता है, ये सब छोड़ो, क्या तुम्हें पता है कि बेल्ज़ेबब अभी कहाँ है? ब्रॉक बोलता है, वो कुछ टाइम पहले प्राइम मेटेरियल वर्ल्ड से वापस आया था। बहुत बुरी तरह इंजर्ड था। मैंने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए उसकी सोल को ट्रेस किया। वो इतना कमजोर है कि एक आम पीटफेंड भी उसे हरा सकता है, लेकिन उसने खुद को ऐसा जगह छुपा रखा है कि जिसका पता मुझे भी नहीं है। ब्रोक के चेहरे पर लालच और नफरत दिख रही थी। अगर उसे बेल्ज़ेबब मिल जाता, तो वो खुद उसे मार देता। तभी बूम! एक बहुत ही भयंकर एक्सप्लोजन पूरे आयरन टावर को हिलाकर रख देता है। स्पेस में रिपल्स बनने लगते हैं और प्लेस ऑफ ग्लूटनी की तरफ से जोरों की धमका आने की एकदम बहुत बड़ी-बड़ी आवाज़ें आने लगती हैं, धमाके की। लेलिन तुरंत ऑरा को सेंस करता है। कम से कम 10 पिटफिंड से मैंने मिलकर ना यहाँ पर 10 पिटफिंड ने मिलकर बेल्ज़ेबब के सील को तोड़ा है। डार्क एट और बाकी आर्मीज अंदर घुस चुकी हैं। मुझे जल्दी करनी होगी। और ब्रोक बोलता है यहाँ पर, उन पिटफिंड के लिए बेल्ज़ेबब के डिफेंस को तोड़ना इतना आसान नहीं होगा और पैलेस में कोई खजाना नहीं है, वहाँ सिर्फ खतरनाक गार्डियन है। लेलिन बोलता है, मुझे बेल्ज़ेबब का एक्सपेरिमेंटल लैब और रेस्टिंग एरिया बताओ। ब्रॉप उसे ना मैप मार्क करके देता है। लेकिन बाकी बच्चे खजाने को छोड़कर तुरंत वॉइड में गायब हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बेल्ज़ेबब के एक्सपेरिमेंट बाकी डेविल के हाथ लगें। दूसरी तरफ प्लेस ऑफ ग्लूटोनी के बाहर सेर्वरस च्योक की लाश जमीन पर पड़ी थी। बेल्ज़ेबब बेल्ज़ेफुन पूरी तरह जख्मी और
थका हुआ खड़ा था। तभी डार्क एट के मेंबर्स जैफियन और लेली अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं। जैफियन बेल्जेफुन पर हंसता है। ओ बेल्जेफुन, मैंने तुम्हें कभी इतनी लाचार हालत में नहीं देखा। बेल्जेफुन अपनी हालात छिपाते हुए नकली मुस्कुराहट के साथ बोलता है, जैफियन, लाइली, तुम सब यहाँ हो। मैं बस तुम ही लोगों को बताने वाला था कि यहाँ एक बहुत ही बड़ी खोज हुई है। जैफिन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो अपने यहाँ पर डेविल्स को ऑर्डर देता है, पैलेस ऑफ प्लूटोनी के दरवाजे को खोलो। डेविल्स सर्वरस चिवुक की लाश को उठाकर जाइंट कास्ट आयरन डोर पर उसके खून को मलने लगते हैं। कास्ट आयरन डोर चिवुक के खून को एकदम लालच से सोखने लगता है। खून पीते ही दरवाजे के बीच में से एक बड़ी दरार पड़ती है और वो विशाल दरवाजा दोनों तरफ से खुलने लगता है। पैलेस ऑफ ग्लूटोनी का दरवाज़ा जैसे ही खुलता है, जापान की आंखें चमक उठती हैं। पर तभी बेल्जेफुन का शरीर एक ब्लर बैन कर दरवाजे की दरार के बीच में से अंदर घुसने की कोशिश करता है। बेल्जेफुन को लगा कि वो सबसे पहले अंदर घुसकर फायदा उठा लेगा, पर बाकी के पिटफेंड ने उसे रोका भी नहीं। रंबल! अचानक एक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइटनिंग चमकती हैं और बेल्जेफुन के शरीर पर गिरती हैं। बेल्जेफुन का शरीर पल भर में राख बनकर गायब हो जाता है। उसके मुंह से सिर्फ एक चीख निकलती है, नहीं, नहीं। एक दूसरा पिटफिन हंसता है। एक आर्च डेविल के कोर टेरिटरी के डिफेंस इतने आसान थोड़ी होते हैं। कितना बेवकूफ पिटफिन था ये। पिटफिन आपस में लड़ने वाले थे कि कोरिन बोलता है, अभी हमारा गोल एक ही है, आपस में लड़ने का बजाय हमें पैलेस में घुसना होगा। सभी पिटफिन आपस में एग्रीमेंट करते हैं और अंदर बढ़ते हैं। तभी भॉइड में से लेलिन प्रकट होता है। वो डोर को दूर से देखता है और मुस्कुराता है। डेविल से यही उम्मीद थी, उम्मीद की जा सकती है। दूसरी तरफ एवर्नेस फर्स्ट हेल में एक बहुत बड़ी तबाही होती है। डेविल्स की एक सेना ब्रॉन्ज सिटाडेल पर अटैक कर देती हैं। वहां ड्रैगन की लाशें बिछी हुई थीं। क्रोमैटिक ड्रैगन टेमाट, जो 5 सैरों वाली सरों वाली विशाल ड्रैगन थी, चिल्ला उठती है, तुम धोखेबाज झूठे डेविल। लेकिन आर्मर्ड डेविल ने बिना डर के अटैक किया और तेमत के सारे 5 सरों को एक एक करके काट दिया। तेमत, जिसे ब्रॉन्ज सिटाडेल की अथॉरिटी मिली थी, वो मर चुकी थी। एक कमांडर जिसके चेहरे पर लाल स्कार था, वो ऑर्डर देता है, तेमत की मौत हो चुकी है, ब्रॉन्ज सिटाडेल पर कब्जा करो और सारे ड्रैगन और वेयरवुल्फ को खात्मा कर दो। पूरे फर्स्ट हेल में चीख पुकार मच जाती है। तेमत की मौत के साथ ही 9 हेल में एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी शुरू हो चुका था। डार्क एट के मेंबर्स डैगोस, जो इंसानी रूप में एक स्कॉलर लग रहा था, वो बोलता है, सेनेस्टियल पैसेज ही बेल्जेबब की प्लेस तक जाने का रास्ता है, पर यहाँ बहुत खतरनाक ट्रैप्स हैं। पिटफेंड ने आपस में तय किया है कि वो अपने सबोर्डिनेट ग्रेटर डेविल को कैनन फोल्डर बलि के बकरे की तरह आगे भेजेंगे, ताकि ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाएं और उनका रास्ता साफ हो सके। एक पिटफेंड एक विशाल पेलेरियन डेविल पर चिल्लाकर कहता है, आगे बढ़ो, क्या तुम डेमोट होकर लोअर डेविल बनना चाहते हो? डेविल के पास अपने सबोर्डिनेट पर पूरा का पूरा कंट्रोल होता है। वो पेलेरियन डरते हुए पैसेज में आगे बढ़ता है। वो बहुत होशियारी से कई ट्रैप से बचते हुए रास्ते के आखिरी हिस्से तक पहुंचता है। लेकिन तभी छट से एक चांदी जैसा चमकने वाला लिक्विड, सिल्वर लिक्विड गिरता है। वो पेलेरियन दुख और दर्द से चीखने लगता है। वो लिक्विड कोई आम चीज नहीं, बल्कि डेविल सॉल्यूशन था, जो डेविल के वेंस और बोन्स तक को पिघला सकता है। कुछ ही सेकंड में वो पेलेरियन पूरी तरह डिजोल्व हो जाता है। जापान गुस्से में बोलता है, बेल्जेबब ने यहाँ डेविल सॉल्यूशन का यूज किया है। ये सारे ट्रैप हम डेविल्स के खिलाफ बनाए गए हैं। लेकिन पिटफेंड के एक एक के बाद एक अपने सबोर्डिनेट की बलि देते रहते हैं वो लोग, और आखिरकार सेनेशियल पैसेज को पार ही कर गए वो लोग। पैसेज से बाहर निकलने के बाद सर्वाइविंग ग्रेटर डेविल के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आती है, लेकिन उनकी खुशी ज़्यादा देर तक नहीं टिकती। उनके सामने एक बहुत बड़ा मैदान फेंड था, जहां मेटल और लावा गोलेम की एक विशाल सेना नेटली खड़ी थी। बीच में एक काला फिगर उन्हें ऑर्डर दे रहा था। एक पिटफेंड गाली देते हुए बोलता है, इंफॉर्मेशन गलत थी। किसी ने कहा था कि सेनेशियल पैसेज के बाद
अब शांत होगा। गोलेम की सेना में से एक बुलंद आवाज में बोलता है, तुम इंट्रूडर, जल्दी लॉर्ड बेल्ज़ेबब के गुस्से का सामना करोगे। गोलेम की लाल आंखें चमकने लगती हैं और वो एक साथ अटैक कर देते हैं। डेविल चिल्लाने लगते हैं, यहाँ टेलीपोर्टेशन काम नहीं कर रहा है, सिट। ये आर्केन गोलेम है, इन्हें इनमें डायमंड एम्बलम्ड हैं। क्या लॉर्ड ऑफ ग्लूटनी के पास एक फ्लाइंग सिटी थी? पीठ फेंड के ना पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। वो खुद पीछे खड़े होकर अपने रिमेनिंग ग्रेटर डेविल को गोलेम से लड़ने के लिए आगे धकेलने लगे। और यहाँ पर ग्रेटर डेविल को जो मजबूरन आर्केन गोलेम की सेना से भिड़ने पड़ा। और यहाँ पर डाई फायरवॉल, समन हेलफायर, समन डेविल, हर तरफ के हर तरीके के स्पेल और मैजिकल एक्सप्लोजिशन होने लगे। मेटल गोलेम्स के टुकड़े और डेविल्स के कटे हुए हाथ पैर हवा में उड़ने लगे। बैटलफील्ड पर भयंकर आग और ब्लास्ट हो रहे थे। पीटफेंड आराम से पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे थे। वो अपने ही सबऑर्डिनेट की बलि देकर बेल्जेबब के असली ठिकाने पर पहुंचना चाहते थे। उनका कैनन फोडर अब खत्म होने लगा था, लेकिन बेल्जेबब का अभी तक कोई पता नहीं था। जबकि दूर लेलिन ये सब एआई चिप के जरिए देख रहा था और मुस्कुरा रहा था, क्योंकि ये सारे पिटफेंड उसे एक रास्ता बनाकर दे रहे थे। गोलेम के हमले तो इतने भयंकर थे कि ग्रेटर डेविल के साथ साथ कई पिटफिंड भी मारे गए। यहाँ तक कि डार्क एट के कुछ पावरफुल मेंबर भी इस तबाही का शिकार हो गए। एक आर्च डेविल का पैलेस चाहे कितना भी लावारिस क्यों ना लगे, वहाँ बिना तैयारी के घुसना मौत को दावत देना था। लेकिन इस सब के बावजूद बचे हुए पिटफिंड, उनकी आंखों में आर्च डेविल बनने का लालच साफ साफ दिखाई दे रहा था। स्क्वायर के सामने बेल्जेबब की एक विशाल स्टैचू खड़ी थी। इस स्टैचू के कई आंखें थीं, 6 अजीब उंगलियां थीं और उनके उसके मुंह से नुकीले दांत दिख रहे थे। पिटफेंड जापान लालच भरी आंखों से स्टैचू के पीछे बने छोटे पैलेस को देखता है और बोलता है, लॉर्ड ऑफ ग्लूटनी का पैलेस, वो जरूर यही है। ये बेल्जेबब का पर्सनल बेड चैम्बर था, जहां उसके सबसे कीमती खजाने छुपाए गए थे। इस खजाने को पाने के लिए बचे हुए पिटफेंड के बीच आपस में ही जंग शुरू हो गई। उनका पुराना अलायंस टूट गया और वो एक दूसरे पर हेलफायर और मैजिकल अटैक से हमला करने लगे। हटो, सामने हटो। नहीं नहीं, ये मेरा है। कीबोस, कीबोस, मैं तुम्हें ये देख लूंगा। लो, ये मेरा है। नहीं नहीं नहीं, ये मेरा है। ये सब आवाज आ रहा था। पिटफेंड एक दूसरे को मारने पर यहाँ पर पागल हो गए थे, क्योंकि आर्च डेविल की अथॉरिटी सिर्फ किसी एक को ही मिल सकती थी। वहीं लेलिन को पता था कि बेल्जेबब इतना बेवकूफ़ नहीं था कि इंजर्ड होने के बाद अपने इस बैट चैम्बर में छुप जाए। और यहाँ उसे सिर्फ कुछ छोटे-मोटे आइटम मिल सकते थे जो वो पहले ही लूट चुका था। लेकिन लेलिन की नज़र बेल्जेबब की उस विशाल स्टैचू पर पड़ी। लेलिन ने धीरे से अपना हाथ स्टैचू पर रखा। बिफ, एआई स्कैनिंग कंप्लीट। एआई चिप ने इन्फॉर्म किया कि ये स्टैचू बैटोर के सबसे रेयर मटेरियल से बनी हुई थी, जो हमेशा अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती थीं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस स्टैचू में बेल्जेबब के लॉ ऑफ ग्लूटोनी का ट्रेस मौजूद था। लेलिन सोचता है, ये स्टैचू असल में एक बहुत बड़ा ट्रेजर है, लेकिन इसमें कुछ अजीब सा फील हो रहा है। इससे पहले कि लेलिन स्टैचू को और ज़्यादा एनालाइज करता, उसके आईब्रो ट्विच हुए। उसने देखा कि एक इनविजिबल फिगर छुपते छुपाते पैलेस की तरफ बढ़ रहा था। उसने पावरफुल इनविजिबिलिटी स्पेल और ब्लेस्ड आइटम का यूज किया था, लेकिन लेलिन की ट्रू विजन के आगे ये सब बेकार था। लेलिन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आती है। बेल्जेफोन, तो तुमने वाकई में अपनी मौत का नाटक किया था। जी हाँ, ये वही बेल्जेफोन था जो शुरुआत में लाइटनिंग से मरने का नाटक करके सबको चकमा दे रहा था। वो बाकी पीटफेंड के पीछे पीछे साइलेंटली आ रहा था, ताकि आखिरी मोमेंट पर सारा क्रेडिट और पावर छीन सकें। लेकिन उसे क्या पता था कि वो जहाँ से गुजर रहा था, वहाँ लेलिन पहले से ही शिकारी की तरह उसका इंतजार कर रहा था। और तभी पैलेस के अंदर ये एक ना पीटफेंड की खुशी की भरी आवाज आती है, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया। रंबल। पैलेस का अंदर एक पावरफुल मैजिक अरे एक्टिवेट हो गया। वहाँ एक रोशनी का स्तंभ, पिलर ऑफ लाइट बना और उसमें बनना शुरू हो गया। एक सेमी प्लान का गेटवे खुल गया। ये बेल्जेबब का सबसे सीक्रेट
सेमी प्लान था जो रेगुलर स्कैनिंग से छुपा हुआ था। आर्स डेविल जरूर इस सेमी प्लान के अंदर छुपा है। सारे के सारे पिटफेंड पागल होकर उस पोर्टल की तरफ दौड़ने लगे। इनविजिबल बेल्जेफुन ने भी अपना कॉन्सिलमेंट हटाया और चिल्लाकर दौड़ा, यह मेरा है, ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। तभी ना मैदान में एक बाइंडिंग गोल्डन लाइट चमक उठी। एक भयंकर डिवाइन ऑरा और मास्कियर डोमेन पूरे पैलेस में फैल गया। बेल्जेफुन और बाकी सारे पिटफेंड झटके से पीछे फेंक दिए गए। लेलिन अपने ट्रू डेमीगॉड फॉर्म में उनके सामने प्रकट हुआ, जिसकी प्लाटिनम बॉडी से बेहद मैजेस्टिक और खौफनाक ऑरा निकल रहा था। डेविल्स घबरा गए। डिवाइन फोर्स, एक भगवान, गॉड यहाँ घुस आया है। ये सिर्फ एक डेमीगॉड है। अगर हमने इसकी एसेंस छीन ली तो हम और पावरफुल हो जाएंगे। लेलिन ने सिर्फ कोल्ड स्माइल दी और अपना स्पिरिचुअल स्टॉर्म उन पर छोड़ दिया। सारे पिटफेंड मजबूरन एक साथ होकर लेलिन के मास्टर डोमेन को काटने की कोशिश करने लगे। और यहाँ पर लेकिन लेलिन के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल थी। उसने मुड़कर बेल्जेफुन की तरफ देखा और जोर से बोला, बेल्जेफुन, मेरे नौकर, इन चोरों को रोको और बिना किसी दया के इनका खत्म करो, खात्मा करो। मैं अपने सुपीरियर होने का नाते तुम्हें ये हुक्म देता हूँ। बेल्ज़ेबub तो बेल्ज़ेबुन तो पहले तो हंसा, क्या मजाक है, तुम क्या खुद को एस्मोस्टियस समझते हो। लेकिन अगले ही पल बेल्ज़ेबुन का शरीर एकदम फ्रीज हो गया। उसके चेहरे से रंग उड़ गया। लिलिन ने उसके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, सोल कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, उसकी ताकत ने बेल्ज़ेबुन की बॉडी को कंप्लीटली कंट्रोल में ले लिया। बेल्ज़ेबुन चाहकर भी खुद को नहीं रोक पाया। उसका शरीर अपने आप को आगे बढ़ाकर अपनी फ्लेमिंग स्वॉर्ड निकालकर बचे हुए सारे पीटफिंड पर हमला कर दिया। बेल्जेफुन अंदर से चिल्ला रहा था, नहीं नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट की ताकत है। मैंने कब। लेकिन वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। रेस्ट्रेंट इतने स्ट्रांग थे कि बेल्जेफुन एक कठपुतली पपेट की तरह अपने ही साथियों को पीटफिंड से भिड़ गया था। बचे हुए पिटफेंड ने गुस्से में आकर बेल्जेफुन पर एक साथ हमला कर दिया। कुछ ही सेकंड में उन्होंने बेल्जेफुन के टुकड़े टुकड़े करके उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया। लेकिन बेल्जेफुन की इस बलि ने लेलिन को वो वक्त दे दिया जो उसे चाहिए था। लेलिन ने बिना किसी रुकावट के उस सीक्रेट सेमीप्लेन के पोर्टल में कदम रख दिया। सेमीप्लेन के अंदर एक विशाल लावा का समुंदर था और उसके बीच में बेल्जेबब का विशाल शरीर गहरी नींद में सोया हुआ दिख रहा था। पोर्टल से अंदर आए बचे हुए पिटफिंड ये नज़ारा देखकर खुशी से पागल हो गए। बेल्जेबब का असली शरीर, लॉर्ड ऑफ ग्लूटोनी की थ्रोन हमारे सामने है, ये सब पागलों की तरह वो लोग बोल रहे थे। लेकिन लेलिन वहाँ रुक गया। एआई चिप की स्कैनिंग ने उसे सच बता दिया था। लेलिन ने एक सेकंड भी जाया नहीं किया, बिना जाया किए वहाँ से साइलेंट डिसअपेयर होना ही बेहतर समझा। जब लेलिन वहाँ से गायब हो गया तो जापान और बाकी पिटफेंड सस्पिशियस हुए। ये गॉड यहाँ से गायब क्यों हो गया, क्या ये कोई ट्रैप है। लेकिन लालच के आगे उनका दिमाग काम ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर जो पिरजा नाम का एक पिटफेंड था, मैनिकली हंसते हुए आगे बढ़ता है, तुम सब डरपोक हो, ये पावर मेरी है। वो दौड़कर बेल्जेबब के शरीर को छूने गया। लेकिन अगले ही पल बैंग, पिरजा का शरीर एक ब्लास्ट के साथ धुएं में बदल गया। लावा के अंदर सोया हुआ आर्च डेविल का शरीर पिघलकर एक बदबूदार काले लिक्विड ब्लैक स्टोमैच एसिड में बदल गया। वो सेमी प्लान के एक विशाल मोस्टर के मुंह में बदल गया और सभी पिटफिंड को निगलने लगा। डेविल की चीखें पूरे स्पेस में गूंजने लगीं, ये एक ट्रैप है, भागो, ये एक ट्रैप है। जापान और बाकी पिटफिंड वहां से निकलने की कोशिश करने लगे। लेकिन उस मॉन्स्टर का सक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग था कि उसने एक एक करके सारे पिटफिंड को निगल लिया और उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। इसी दौरान नाइन हेल के सबसे आखिरी लेयर में नेसस में मेल्सियम सिटाडेल के ऊपर खड़ा एस्मोस्टियस एक गहरी सांस लेता है। मैमोन, सैमुअल और लेविस्टस जैसे बड़े आर्चडेविल गुस्से में चिल्ला उठे, एस्मोस्टियस, हमारे सबोर्डिनेट का क्या, कि उनके साथ तुमने क्या किया है। एस्मोस्टियस ने एकदम यहाँ पर बोलने लगा वो, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बेल्जेबब के साथ मेरा एक पुराना कॉन्ट्रैक्ट था। बेल्जेबब ने डीप स्लीप में जाने से पहले ये ट्रैप सेट किया था ताकि वो दुश्मन को निगल कर अपनी ताकत वापस पा सके। मुझे अफ़सोस है कि तुम्हारे पिटफेंड उस ट्रैप को उसका
शिकार बन गए और बेल्ज़ेबब की मेडिसिन बन गए। लेविस्टस गुस्से में बोलता है, इसका मतलब तुमने हम सभी को धोखा दिया। एस्मोस्टियस इविल स्माइल के साथ बोलता है, नहीं दोस्तों, साइथ रिवर के पैक्ट अभी भी कायम है। अगर तुम्हारे लोग बेल्ज़ेबब को हरा देते हैं तो मैं तुम्हें उन्हें लॉर्ड मानता, लेकिन वो खुद बेल्ज़ेबब को खाना बन गए। आर्च डेविल समझ गए कि एस्मोस्टियस ने उनका यूज करके बेल्ज़ेबब को रिकवर होने में मदद की थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं आयरन टावर के टॉप पर लेलिन प्रकट होता है। वो देख रहा था कि वो मॉन्स्टर पिटफेंड को निगलकर उनकी एनर्जी को किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में भेजना शुरू कर चुका था। लेलिन ने स्माइल किया, तो बेल्ज़ेबब, तुमने बहुत चालाकी से ये ट्रैप बिछाया था, लेकिन तुमसे तो दो बड़ी गलती हो गई। पहली गलती यह है कि तुम गहरी नींद में हो, इसलिए तुम इस ट्रैप को रियल टाइम में कंट्रोल नहीं कर सकते। और दूसरे सबसे फैटल गलती, जो एनर्जी ये मॉन्स्टर एब्जॉर्ब कर रहा है ना, वो एक टनल के जरिए यहाँ पास में किसी को भेज रही है। लिलिन समझ जाता है कि बेल्ज़ेबब डिस्क में नहीं होके भी यहाँ पास में हिडन था, और ऐसा सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल था, मैंडरहॉक प्लेट। बेल्ज़ेबब ने मैंडरहॉक प्लेट की मदद से वॉइड में एक छोटा सा पॉकेट डायमेंशन बनाया था। लेलिन ने एचिप को कमांड दिया, एचिप मैंडरहॉक प्लेट का डाटा कलेक्ट करो और रेप्लिका रोइंस रीजनरेट करो। बिफ रेप्लिकेटिंग मैंडरहॉक प्लेट वेब बैंड्स। लिलिन की फिंगर टिप से ग्लोइंग क्रिम्सन रोइंस निकलने लगे। उसने बेल्ज़ेबब की स्टैचू के सामने जाकर उन रोइंस को प्रेस किया। स्टैचू के अंदर एक वाटर लाइक रिपल बना और एक गुप्त स्पेस खुल गया। उस छोटे से ग्रे स्केल पॉकेट स्पेस के अंदर लेलिन ने बेल्ज़ेबब को ढूंढ निकाला। बेल्ज़ेबब इतना कमजोर हो चुका था कि उसका साइज एक छोटे बच्चे जितना रह गया था। उसके शरीर से इल्यूजनरी ट्यूब्स जुड़ी हुई थीं, जो उस मॉन्स्टर द्वारा निगली गई पिटफेंड की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही थीं। लेलिन को देखते ही बेल्ज़ेबब की कॉन्शियसनेस जाग उठी और उसके अंदर खौफ और घबराहट फैल गया। लेलिन ने बेल्ज़ेबब को देखते हुए एक गहरी सांस ली और बोला, मैगस वर्ल्ड से पुर्गाटोरी वर्ल्ड, वहां से वर्ल्ड ऑफ द गॉड्स, और अब नाइन हेल तक हमारी दुश्मनी, हो हमारी दुश्मनी आखिरकार आज खत्म होने वाली है बेल्ज़ेबब। लेलिन के शरीर पर क्रिम्सन रोइंस चमकने लगे। उसके फोrehead पर उसकी थर्ड आई वर्टिकल आई खुल गई। नाइटमेयर एब्जॉर्प्शन। ड्रीम ईटर। लेलिन ने वर्ड ऑफ गॉड्स में एब्जॉर्बशन का सबसे पावरफुल मेथड यूज किया। एक डार्क रेड ड्रीम फोर्स ने पूरे पॉकेट स्पेस को घेर लिया और एक विशाल ओवल एग अंडा बना लिया। वो एग धीरे धीरे यहाँ पर बेल्ज़ेबब की सोल और रिमेनिंग लॉ ऑफ ग्लूटोनी को पूरी तरह डेवोर करने लग गई। लेलिन के सामने बेल्ज़ेबब का एक विशाल ड्रीम वर्ल्ड फैल चुका था, जिसमें थाउजेंड ऑफ क्रिस्टल प्लानेट हॉनीकॉम्ब की तरह जुड़े हुए थे। इस प्लानेट में बेल्ज़ेबब की हजारों साल पुरानी मेमोरीज सील्ड थीं। बेल्ज़ेबब ने लेलिन को इस लंबे सपने में उलझाने की कोशिश की, लेकिन लेलिन ने हंसकर कहा, क्या तुम मुझे इस सपने में रोकने की कोशिश कर रहे हो? अफसोस, इस ड्रीम स्केप में क्योटिक 10,000 साल बीतने के बावजूद रियल वर्ल्ड में सिर्फ एक सेकंड ही बीतेगा। लेलिन का शरीर एक वायलेंट बर्स्ट के साथ क्रिम्सन स्मोक में बदल गया और उसने एक विशाल टारगेरियन सरपेंट का रूप ले लिया। वो टारगेरियन सरपेंट अपने विशाल जबड़े खोलकर बेल्ज़ेबब के उस पूरे क्रिस्टल ड्रीम स्केप को एक ही घूंट में निगल गया। नाइटमेयर एब्जॉर्बिंग फिजिक का मालिक होने के नाते लेलिन ड्रीम स्केप का असली रूलर था। उसने बेल्ज़ेबब की हजारों सालों की मेमोरीज, अथॉरिटी और लॉ को एब्जॉर्ब कर लिया। रियल वर्ल्ड में वो इन्फेंट साइज बेल्ज़ेबब का शरीर एकदम थकथकाया और उसकी सोल कंप्लीटली एक्सटिंक्ट हो गई। सेकेंड हेल का रूलर, लॉर्ड ऑफ ग्लूटोनी, बेल्ज़ेबब अब ऑफिशियली मर चुका था। बेल्ज़ेबब का शरीर जैसे ही ड्रीम फोर्स से क्रोड हुआ, उसके अंदर से एक मेटेलिक राउंड प्लेट निकली। ये मैंडरहॉक प्लेट का ट्रू फॉर्म था। लेलिन ने उस प्लेट को देखा, तो तुमने असली मैंडरहॉक प्लेट को अपने शरीर के अंदर छुपा रखा था। लेलिन ने मैंडरहॉक प्लेट की मदद से एक डीप स्पेस ब्लैक होल खोला और बेल्ज़ेबब की बची हुई डिविनिटी, डिवाइन फोर्स और लॉ ऑफ टेवरिंग को उस ब्लैक होल के जरिए सीधे
मैगस वर्ल्ड में भेज दिया। और यहाँ पर वहीं मैगस वर्ल्ड के टारगेरियन कैसल के अंडरग्राउंड लैब में लेलिन की मेन बॉडी ने अपनी आंखें खोली। उसके पुपिल में विशाल सरपेंट का पैंथम स्लिटर कर रहा था। लेलिन ने गहरी सांस ली। 10 साल की प्लानिंग और स्पिल सोल स्प्लिट करने का रिक्स आखिरकार रंग ला ही गया। एआई चिप ने डाटा साइंस किया। होस्ट हैज obtained द कंप्लीट origin of laws, law of towering 100%. BIP Targaryen bloodline advanced to rank 7. BIP innate skill devoured upgrade to level 7. लेलिन के शरीर से एक भयंकर क्रिम्सन ऑरा और फायरवॉल निकला। लेलिन ने मैगस वर्ल्ड के लोगों को नुकसान ना पहुंचाए, मतलब ना पहुंचे, इसलिए वो एक पल में ना मैगस वर्ल्ड के बैरियर को तोड़कर बाउंडलेस एस्ट्रल प्लेन में इंटर कर गया। एस्ट्रल प्लेन में पहुंचते ही लेलिन ने अपने रैंक 7 टारगेरियन फॉर्म को प्रोजेक्ट किया। एक स्टार जितना विशाल टारगेरियन सर्पेंट स्पेस में रोरिंग करने लगा, जिसके विंग के फड़फड़ाने से स्पेस रिपल बनने लगा। उसके फोरहेड पर विशाल वर्टिकल आई चमक रही थी। बिफ होस्ट हैज परफेक्टली कॉम्प्रिहेंड द लॉ ऑफ टेवरिंग पावर ऑफ बॉडी ऑफ लॉ अचीवमेंट। लेलिन ने अपने हाथों को देखा। अब उसका शरीर लॉ और ब्लड लाइन का एक परफेक्ट ब्लेंड बन चुका था। एक ऐसा बॉडी ऑफ लॉ जो अब जब तक उसके लॉ एग्जिस्ट करेंगे तब तक इमोर्टल रहेगी। और यहाँ पर दिखाया जाता है एनालिटिकल एंड हाईटेक एडवांस्ड। ए चिप ने ना लेलिन के नए स्टेट स्क्रीन पर डिस्प्ले किए। नेम लेलिन फार्लियर, रैंक रैंक 7 वॉरलॉक, ब्लड लाइन टारगेरियन रैंक 7 और स्ट्रेंथ 215.73, एजिलिटी 170.21, वाइटलिटी 300.05, स्पिरिचुअल फोर्स 575.44, लॉ कॉम्प्रिहेंड डिवोरिंग 100%, मास केयर 57%, स्टेटस बॉडी ऑफ लॉज कैन ऑब्जर्व वर्ल्ड ओरिजिन फोर्स डायरेक्टली। लेलिन ने स्माइल किया। रैंक 7 वॉरलॉक, आ मैगस हु वेल्ड लॉज। अब मेरी सोल खुद एक लॉ बन चुकी है। उसने अपना एक सीक्रेट इम्प्रिंट क्रिएट किया, एक इन्वर्टेड ट्रायंगल जिसके सेंटर में एक ब्लैक स्नेक कोलाइड था। लेलिन ने कहा, ये मेरा सिंबल होगा। एस्ट्रल प्लान या किसी भी वर्ल्ड का कोई भी जीव अगर इस सिंबल पर प्रेयर या सेक्रीफाइस करेगा तो मैं उनकी पुकार सुनकर अपनी पावर भेज सकता हूँ। रैंक 7 बनने के साथ ही लेलिन की विजन स्पेस और टाइम को भेदते हुए दो अलग अलग वर्ल्ड में पहुंची। मैगस वर्ल्ड के सबटेरियन रीजन में एग्नॉक्स और मतलब मोदर कोर ने उससे कॉन्ग्रेचुलेट किया। योर एक्सलेंसी लेलिन, वेलकम टू द रियलम ऑफ रैंक 7। वहीं पुर्गाटोरी वर्ल्ड में एंडलेस बॉल ऑफ स्नेक के अंडर स्नेक डॉगर ने अपनी बीविचिंग आवाज से कहा, तो तुम रैंक 7 बन ही गए, अपने पैक्ट को मत भूलना। लेलिन ने अपना सर हिलाया। कनिंग वोमेन, लालची बुढ़िया। लेलिन अब रैंक 7 बन चुका था, जिसका मतलब था कि टारगेरियन ब्लडलाइन अब स्नेक डॉगर पर डिपेंडेंट नहीं थी। लेलिन अब फुल्ली इंडिपेंडेंट और एब्सोल्यूट पावर का मालिक था। वो डायरेक्ट टारगेरियन कैसल के सेंटर में लैंड करता है, बिना किसी एनर्जी वेव के। वो अपनी फैमिली फ्रेया, सेलिन और अपने बच्चों से मिलने की तैयारी कर रहा था। तो यहाँ पर हम वीडियो एंड करते हैं। मिलेंगे हम अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।